सम्राट अकबर का दरबार भव्यता और बुद्धिमत्ता का संगम था, जहां एक ओर दूरदराज से आए विद्वान, कलाकार और योद्धा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते थे, वहीं दूसरी ओर बादशाह सलामत के सबसे प्रिय सलाहकार बीरबल अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और हाजिर जवाबी से हर चुनौती का सामना करते थे। उन्हीं दिनों की बात है जब मुगल साम्राज्य में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे दरबार को हिला दिया और बीरबल को अपना अब तक का सबसे पेचीदा और रहस्यमयी मास्टर प्लान बनाने पर मजबूर कर दिया। यह वह योजना थी जिसने सबको बेवकूफ बनाया, यहाँ तक कि खुद चोर को भी, और एक ऐसा सबक सिखाया जो सदियों तक याद रखा गया। कहानी शुरू होती है उस भयानक सुबह से जब पूरे शाही महल में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। यह खामोशी तूफान से पहले की शांति नहीं थी, बल्कि तूफान के बाद के सन्नाटे जैसी थी, जिसमें हर कोई सहमा हुआ, भौंचक्का और डरा हुआ था। सम्राट अकबर, जो अपनी सुबह की प्रार्थना और दरबार के कामकाज के लिए समय के पाबंद थे, आज अपने कक्ष में बेचैन होकर टहल रहे थे। उनके चेहरे पर क्रोध, निराशा और एक गहरा सदमा स्पष्ट झलक रहा था। उनकी आंखें लाल थीं और उनकी मुट्ठियां भींच रही थीं, मानो वे किसी अदृश्य दुश्मन को कुचल देना चाहते हों। कारण था उनके सबसे बहुमूल्य, उनके पूर्वजों द्वारा पीढ़ियों से संरक्षित, उनके राजशाही सिंहासन पर जड़े हुए शाही नीलम का गायब हो जाना। यह कोई साधारण नीलम नहीं था। यह वह नीलम था जिसे अकबर के परदादा ने एक प्राचीन सभ्यता के खंडहरों से प्राप्त किया था और माना जाता था कि यह मुगल साम्राज्य के भाग्य का प्रतीक है। इसकी नीली आभा ऐसी थी कि रात के अंधेरे में भी यह अपनी मंद रोशनी से कक्ष को प्रकाशित कर देता था। इसकी कीमत केवल धन में नहीं आंकी जा सकती थी, यह सम्राट की प्रतिष्ठा, उनके पूर्वजों की विरासत और उनके साम्राज्य की आत्मा का प्रतीक था। उस दिन सुबह जब शाही सेवक हमेशा की तरह सम्राट के कक्ष में सफाई और सेवा के लिए पहुंचे, तो उन्होंने सिंहासन की ओर देखते ही पाया कि नीलम अपने स्थान से गायब है। उन्होंने सोचा कि शायद सम्राट ने इसे किसी गुप्त स्थान पर रख दिया होगा, लेकिन जब सम्राट को इस बारे में बताया गया तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत स्वयं सिंहासन की जांच की और पाया कि नीलम सचमुच गायब था। यह घटना महल की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक में हुई थी, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। चारों ओर कड़ी सुरक्षा थी, कई पहरेदार दिन रात अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहते थे और सिंहासन वाला कक्ष तो विशेष रूप से पहरेदारों और गुप्त तालों से सुरक्षित था। अकबर का क्रोध ऐसा था जैसे ज्वालामुखी फूट पड़ा हो। उन्होंने तुरंत महल के सभी मुख्य अधिकारियों, पहरेदारों के प्रमुख, गुप्तचरों और मंत्रियों को तलब किया। यह क्या हो गया है? उन्होंने गरजते हुए कहा। मेरे पूर्वजों की विरासत, मेरे साम्राज्य का प्रतीक मेरी नाक के नीचे से चोरी हो गया। यह किसकी हिम्मत हुई? कौन है वह दुस्साहसी जिसने यह घिनौना काम किया है? मैं इस पूरे महल को पलट दूंगा, लेकिन उस चोर को ढूंढ निकालूंगा। पूरे महल में हड़कंप मच गया। सभी को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा था। पहरेदारों से कड़ाई से पूछताछ की गई, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं था। हर कोई अपनी बेगुनाही की कस्में खा रहा था और एक दूसरे पर शक कर रहा था। दरबारी एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे, हर चेहरे पर भय और अनिश्चितता का भाव था। सम्राट का गुस्सा ऐसा था कि कोई उनके सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। कुछ ही समय में महल के भीतर एक अजीब सा डर का माहौल बन गया, जहां हर परछाई में एक चोर और हर कानाफूसी में एक साजिश नजर आ रही थी। अकबर ने अंततः अपने सबसे विश्वसनीय व्यक्ति बीरबल को बुलाया। बीरबल, जो हमेशा शांत और गंभीर रहते थे, अकबर के कक्ष में प्रविष्ट हुए और सम्राट के क्रोध और बेचैनी को देखते ही समझ गए कि मामला गंभीर है। बीरबल, अकबर ने गरजते हुए कहा, मेरी सबसे अमूल्य वस्तु चोरी हो गई है। मेरा शाही नीलम। यह कैसे हो सकता है?
किसने यह हिम्मत की? मुझे पता लगाना है, तुरंत। अगर तुम इसे नहीं ढूंढ पाए तो मैं यह मान लूंगा कि इस महल में कोई भी सुरक्षित नहीं है। बीरबल ने गहरी सांस ली। उन्होंने चारों ओर देखा, मंत्रियों के भयभीत चेहरों को पढ़ा, पहरेदारों की घबराहट को महसूस किया। उन्होंने समझ लिया कि इस मामले में सीधा साधा तरीका काम नहीं करेगा। चोर इतना चालाक है कि उसने इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद चोरी की है, तो वह आसानी से पकड़े जाने वाला नहीं है। उन्हें एक ऐसा जाल बिछाना होगा जिसमें चोर खुद फंस जाए, और इस जाल की बुनाई इतनी बारीक होनी चाहिए कि किसी को भनक भी न लगे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस मामले में जल्दबाजी से काम नहीं बनेगा। चोर बहुत शातिर है और उसने अपनी हर चाल बड़ी सावधानी से चली होगी। हमें उसे पकड़ने के लिए उससे भी एक कदम आगे सोचना होगा। मुझे कुछ समय दीजिए। मैं आपको वचन देता हूं कि शाही नीलम आपके सिंहासन पर वापस आ जाएगा और चोर अपनी सच्चाई खुद कबूल करेगा। अकबर ने उन्हें कुछ देर देखा, फिर एक गहरी सांस छोड़ी। ठीक है बीरबल, उन्होंने कहा, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। लेकिन याद रखना, मेरी प्रतिष्ठा दांव पर है। बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा, फिर अकबर की ओर। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस चोरी ने पूरे महल में डर का माहौल बना दिया है। हर कोई एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देख रहा है। यह हमारे साम्राज्य के लिए अच्छा नहीं है। हमें इस माहौल को बदलना होगा। मैं चाहता हूं कि आज रात एक विशेष दरबार लगाया जाए। सभी दरबारी, सभी प्रमुख अधिकारी, यहां तक कि महल के सभी सेवक और पहरेदार भी उस दरबार में उपस्थित हों। अकबर हैरान थे। तुम क्या करने वाले हो बीरबल? तुम चोर को सबके सामने बुलाने वाले हो? नहीं जहांपनाह, बीरबल ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, मैं उसे खुद अपनी सच्चाई कबूल करने का मौका दूंगा, लेकिन एक ऐसे तरीके से कि वह कभी सोच भी न पाएगा। उसी शाम पूरे मुगल दरबार में एक अजीब सी उत्तेजना और घबराहट थी। बीरबल के आदेश पर एक विशेष दरबार का आयोजन किया गया था। हर कोई जानना चाहता था कि बीरबल क्या करने वाले हैं। अफवाहें फैल रही थीं कि बीरबल किसी जादूगर या तांत्रिक को बुलाने वाले हैं, या फिर वे किसी दिव्य शक्ति का आह्वान करेंगे। पूरे दरबार में एक पिनड्रॉप साइलेंस था जब बीरबल अपने धीमे, गंभीर कदमों से चलते हुए सिंहासन के सामने आए। उन्होंने अकबर को प्रणाम किया और फिर सभी दरबारियों की ओर मुड़े। उनकी आंखें हर चेहरे को पढ़ रही थीं, हर हाव भाव को नोट कर रही थीं। उन्होंने देखा कि कुछ दरबारी बेचैन थे, कुछ भयभीत, और कुछ ऐसे थे जो अत्यधिक आत्मविश्वास का प्रदर्शन कर रहे थे, मानो अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। बीरबल ने अपनी गंभीर और स्पष्ट आवाज में घोषणा की, मेरे प्यारे दरबारियों और महल के सभी सदस्यों, आप सभी जानते हैं कि आज हमारे महल में एक भयानक घटना घटी है। हमारे सम्राट का सबसे बहुमूल्य, उनका शाही नीलम चोरी हो गया है। यह सिर्फ एक चोरी नहीं है, यह हमारे साम्राज्य की नींव पर एक हमला है। दरबार में सन्नाटा और गहरा हो गया। मैंने इस मामले पर बहुत विचार किया है, बीरबल ने जारी रखा, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह कोई सामान्य चोर नहीं है। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे बीच रहता है, हम पर विश्वासघात कर रहा है। लेकिन चिंता मत कीजिए, मुझे उस चोर का पता चल गया है। इस घोषणा से दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। हर कोई हैरान था। बीरबल ने इतनी जल्दी चोर का पता कैसे लगा लिया? हाँ, मुझे पता चल गया है, बीरबल ने अपने हाथों में एक लकड़ी का बक्सा उठाते हुए कहा, लेकिन मैं उस चोर का नाम सार्वजनिक रूप से नहीं लूंगा। मैं उसे एक मौका देना चाहता हूं कि वह अपनी गलती सुधार ले।
इसलिए मैं आज एक दिव्य अनुष्ठान करने जा रहा हूँ। उन्होंने बक्सा खोला और उसमें से एक के बाद एक लगभग 100 छोटी छोटी लकड़ियां निकाली। ये लकड़ियां बिल्कुल एक समान थीं, हर एक की लंबाई एक ही अंगुल के बराबर थी और उन्हें विशेष रूप से तराशा गया था। ये कोई साधारण लकड़ियां नहीं हैं, बीरबल ने एक लकड़ी को उठाते हुए कहा, इनमें दिव्य शक्ति है। आज रात आप सभी को इनमें से एक एक लकड़ी अपने साथ ले जानी है। इसे अपने बिस्तर के पास रखें। इस दिव्य शक्ति के प्रभाव से चोर की लकड़ी आज रात ठीक 1 अंगुल लंबी हो जाएगी। दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। अकबर भी हैरान थे। यह बीरबल क्या कह रहे हैं? लकड़ियां कैसे लंबी हो सकती हैं? लेकिन बीरबल का आत्मविश्वास ऐसा था कि कोई उन पर शक करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हाँ, बीरबल ने दोहराया, ठीक 1 अंगुल लंबी। जो कोई भी चोर होगा, उसकी लकड़ी कल सुबह तक 1 अंगुल लंबी हो जाएगी। जो निर्दोष हैं, उनकी लकड़ी वैसी ही रहेगी। कल सुबह आप सभी को अपनी अपनी लकड़ियां लेकर दरबार में उपस्थित होना है। हम हर एक लकड़ी को मापेंगे और इस तरह हमें चोर का पता चल जाएगा। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक एक लकड़ी वितरित की। हर किसी ने लकड़ी ली। उनके चेहरों पर आश्चर्य, भय और उत्सुकता के मिलेजुले भाव थे। चोर की लकड़ी 1 अंगुल लंबी हो जाएगी? यह कैसा जादू है? रात हुई। महल में एक अजीब सी शांति थी। हर कोई अपनी अपनी लकड़ी को देख रहा था। निर्दोष लोगों को कोई चिंता नहीं थी, उन्हें यकीन था कि उनकी लकड़ी वैसी ही रहेगी। लेकिन एक व्यक्ति था जिसके दिल की धड़कनें बेतहाशा बढ़ रही थीं। वह चोर था। चोर ने शाही नीलम को बड़ी मुश्किल से चुराया था। उसने बहुत सावधानी बरती थी और उसे यकीन था कि उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन बीरबल की यह जादुई लकड़ी वाली बात ने उसे अंदर तक हिला दिया था। उसने सोचा, अगर मेरी लकड़ी सचमुच 1 अंगुल लंबी हो गई तो कल सुबह मैं सबके सामने बेनकाब हो जाऊंगा। मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे फांसी की सजा होगी। वह पूरी रात सो नहीं पाया। उसने बार बार अपनी लकड़ी को देखा। उसे लगा कि लकड़ी धीरे धीरे बढ़ रही है, उसकी आंखों को धोखा दे रही है। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। उसे बीरबल की बातों पर पूरा यकीन हो चुका था। उसे लगने लगा था कि वाकई में उसकी चोरी का पाप उस लकड़ी को बढ़ा देगा। आधी रात के करीब चोर के दिमाग में एक विचार कौंधा। एक दुष्ट चालाक विचार। उसने सोचा, अगर बीरबल की बात सच है और मेरी लकड़ी 1 अंगुल बढ़ जाएगी तो मैं उसे पहले ही 1 अंगुल छोटा क्यों न कर दूं। फिर जब वह 1 अंगुल बढ़ेगी तो वह वापस अपनी मूल लंबाई पर आ जाएगी और मैं बेदाग बच जाऊंगा। यह विचार उसे बहुत पसंद आया। उसे लगा कि उसने बीरबल को भी बेवकूफ बना दिया है। उसने तुरंत एक छोटा चाकू निकाला और अपनी लकड़ी के एक सिरे से ठीक 1 अंगुल काट दिया। अब उसकी लकड़ी बाकी सभी लकड़ियों से 1 अंगुल छोटी हो गई थी, लेकिन चोर को यकीन था कि सुबह तक वह फिर से बढ़ जाएगी। उसने संतोष की सांस ली और थोड़ी देर के लिए चैन की नींद सो गया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें महल पर पड़ी तो सभी दरबारी अपनी अपनी लकड़ियों के साथ दरबार में उपस्थित हुए। हर चेहरे पर उत्सुकता थी कि आखिर बीरबल का यह जादू काम करेगा या नहीं। अकबर भी अपने सिंहासन पर बैठे हुए बड़े ध्यान से हर किसी को देख रहे थे। बीरबल अपने शांत और गंभीर हाव भाव के साथ खड़े थे। उन्होंने सभी को अपनी अपनी लकड़ियां एक कतार में रखने का आदेश दिया। फिर उन्होंने एक एक करके हर लकड़ी को मापना शुरू किया। पहली लकड़ी, दूसरी, तीसरी, सभी लकड़ियां बिल्कुल एक समान थीं। एक भी लकड़ी न तो लंबी हुई थी और न ही छोटी।
दरबारियों के चेहरों पर हैरानी और फिर हल्की सी मुस्कान फैलने लगी। कुछ लोग तो सोचने लगे कि बीरबल ने शायद उन्हें बेवकूफ बनाया है, कोई जादू नहीं हुआ। बीरबल अपनी मापनी लेकर आगे बढ़ते रहे। वे हर लकड़ी को बड़ी सावधानी से माप रहे थे, मानो किसी बारीक से बारीक बदलाव को भी पकड़ लेना चाहते हों। और फिर एक क्षण आया जब एक दरबारी ने अपनी लकड़ी सामने रखी। जैसे ही बीरबल ने उस लकड़ी पर अपनी मापनी रखी, उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने उस लकड़ी को उठाया और सबको दिखाया। यह रही वह लकड़ी, बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, यह देखो, यह लकड़ी बाकी सभी लकड़ियों से ठीक 1 अंगुल छोटी है। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। सभी ने उस लकड़ी को देखा। हाँ, वह सचमुच छोटी थी। सभी की आंखें उस व्यक्ति पर जा टिकीं जिसके हाथ में वह लकड़ी थी। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक उच्च पदस्थ दरबारी था, जिस पर कोई शक भी नहीं कर सकता था। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, उसकी आंखें भय से भर गई थीं और उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। उसे समझ आ गया था कि बीरबल ने उसे कैसे बेवकूफ बनाया है। बीरबल ने उस दरबारी की ओर देखा और कहा, तुम्हें लगा कि तुम बीरबल को धोखा दे दोगे, है ना? तुम्हें लगा कि तुम अपनी लकड़ी को 1 अंगुल काटकर उसे बढ़ने से रोक लोगे और बच जाओगे। लेकिन यह लकड़ी कभी लंबी होने वाली थी ही नहीं। यह सिर्फ एक चाल थी ताकि चोर खुद अपनी चोरी को कबूल कर ले। दरबारी पूरी तरह टूट चुका था। उसने बीरबल के चरणों में गिरकर माफी मांगी और अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी लालच और ईर्ष्या के कारण शाही नीलम चुराया था और कैसे बीरबल की जादुई लकड़ी वाली बात सुनकर वह इतना डर गया था कि उसने अपनी लकड़ी को ही काट दिया। अकबर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर अब क्रोध नहीं बल्कि आश्चर्य और संतुष्टि का भाव था। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुम वाकई में महान हो। तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से सभी को चकित कर दिया। तुमने न केवल चोर को पकड़ा बल्कि उसे ऐसा सबक सिखाया जो वह कभी नहीं भूलेगा। तुम्हारा यह मास्टर प्लान वाकई में सबको बेवकूफ बनाने वाला था। बीरबल ने विनयपूर्वक अकबर को प्रणाम किया। शाही नीलम को बरामद कर लिया गया और उसे वापस सिंहासन पर जड़ दिया गया। उस दरबारी को उसकी करनी की सजा मिली, लेकिन इस घटना ने पूरे साम्राज्य को बीरबल की अदम्य बुद्धि और असाधारण सोच का एक और प्रमाण दिया। यह वह मास्टर प्लान था जो किसी जादू से कम नहीं था, जिसने मानव मनोविज्ञान की गहराइयों को छुआ और चोर को उसकी अपनी ही चाल में फंसाकर न्याय की जीत सुनिश्चित की। यह कहानी आज भी मुगल दरबार की सबसे यादगार घटनाओं में से एक है, जो बीरबल की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का एक अमर उदाहरण बनी हुई है। सम्राट अकबर का दरबार पूरे एशिया में अपनी भव्यता, बुद्धिमत्ता और न्याय के लिए विख्यात था। दूरदराज के राज्यों से व्यापारी, कलाकार और विद्वान इस दरबार की एक झलक पाने को लालायित रहते थे, और जो एक बार आ जाता वह यहाँ के अद्वितीय माहौल और बादशाह सलामत के अतुल्य शासन से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। अकबर वाकई एक महान शासक थे, कुशल योद्धा, दूरदर्शी प्रशासक और कला व साहित्य के संरक्षक। उनकी इन सफलताओं, उनकी अटूट विजयों और उनके नाम पर गाए जाने वाले प्रशंसा गीतों ने धीरे धीरे उनके भीतर एक सूक्ष्म अदृश्य बीज बोना शुरू कर दिया था, एक ऐसा बीज जिसे अहंकार कहते हैं। यह बीज समय के साथ दरबारी चापलूसों की निरंतर स्तुति और उनकी अपनी अद्वितीय सफलताओं के पानी से सींचकर एक विशालकाय वृक्ष में बदलने लगा था, जिसकी जड़ें उनके मानस में गहराई तक बैठ रही थीं। यह अहंकार किसी दुष्टता का परिणाम नहीं था, बल्कि एक अत्यधिक सफल और शक्तिशाली व्यक्ति के मन में उपजने वाली स्वाभाविक धारणा थी कि उसकी हर सोच, हर निर्णय, हर धारणा पूर्ण और दोष मुक्त है।
अकबर को लगने लगा था कि उनका ज्ञान इतना व्यापक है कि उनके साम्राज्य में कोई भी समस्या, कोई भी जटिलता ऐसी नहीं जिसे वे अपनी असीमित बुद्धि से तुरंत हल न कर सकें। उन्हें यह विश्वास होने लगा था कि वे अपने सभी विषयों की भावनाओं, जरूरतों और इच्छाओं को उनसे भी बेहतर समझते हैं और इसलिए उनके निर्णय ही अंतिम और सर्वोत्तम होते हैं। इस बदलते हुए मानसिक दशा को दरबार में एक ही व्यक्ति था जो बिना किसी भय या पूर्वाग्रह के देख और समझ पा रहा था। वह थे बादशाह के सबसे प्रिय और बुद्धिमान सलाहकार बीरबल। बीरबल, जो अपनी विनम्रता और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे, सम्राट के इस बढ़ते हुए अहंकार को देखकर चिंतित थे। वे जानते थे कि अहंकार एक अदृश्य शत्रु है जो व्यक्ति को उसकी जड़ों से काट देता है, उसे सत्य से दूर कर देता है और अंततः उसकी प्रगति में बाधा डालता है। लेकिन बीरबल यह भी जानते थे कि अकबर से सीधे तौर पर यह कहना कि आप अहंकारी हो गए हैं न केवल निरर्थक था बल्कि खतरनाक भी। एक सम्राट जिसने कभी हार नहीं मानी थी, जो हर चुनौती को रौंदता आया था, वह भला किसी साधारण मनुष्य की यह बात क्यों सुनता? उसे तो यह सलाह एक अपमानजनक चुनौती लगती। बीरबल को एक ऐसे मार्ग की तलाश थी जो अकबर को बिना किसी चोट या अपमान के, बिना किसी प्रत्यक्ष टकराव के सत्य का दर्शन करा सके। उन्हें एक ऐसा तरीका खोजना था जिससे अकबर स्वयं अपनी सीमाएं और अज्ञानता को पहचान सकें और एक बार फिर विनम्रता की ओर लौट सकें, जहां से सच्ची बुद्धिमत्ता का स्रोत फूटता है। यह कोई आसान काम नहीं था। यह एक ऐसे माली के समान था जिसे एक ऐसे विशालकाय पेड़ की जड़ों को काटना था जिसे खुद बादशाह ने अपने हाथों से पाला पोसा था। एक दिन दरबार में एक विशेष अवसर पर, जब सभी प्रांतों के राजा, जागीरदार और विद्वान उपस्थित थे, अकबर अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार पूरी तरह से भरा हुआ था और हवा में एक प्रकार की उत्सवपूर्ण उत्तेजना थी। अकबर ने एक महत्वपूर्ण सैन्य विजय हासिल की थी और पूरा दरबार उनकी प्रशंसा में लीन था। कवियों ने उनके शौर्य पर लंबी कविताएं पढ़ी, संगीतकारों ने उनके नाम पर धुनें बजाईं और विद्वानों ने उनके न्याय और ज्ञान की तुलना देवताओं से की। इस निरंतर प्रशंसा के माहौल में अकबर का अहंकार अपने चरम पर पहुंच गया। उन्होंने उठकर पूरे दरबार को संबोधित किया। उनकी आवाज बुलंद और आत्मविश्वास से भरी थी। मेरे प्रिय दरबारियों, मेरे वीर सेनापतियों, मेरे सम्मानित मंत्रियों और विद्वानों, उन्होंने कहा, आज हम यहाँ एक और विजय का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह विजय केवल तलवारों की नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता की भी है। मैं यह मानता हूं कि मेरे शासनकाल में मैंने अपने साम्राज्य को एक ऐसे शिखर पर पहुंचाया है जहां हर दिशा में शांति और समृद्धि है। मैं हर समस्या को जड़ से पहचानने और उसे हल करने की क्षमता रखता हूं। मुझे लगता है कि मैंने अपने लोगों को इतनी गहराई से समझा है, उनके सुख दुख को इतने करीब से जाना है कि अब कोई भी बात मुझे हैरान नहीं कर सकती। मैं हर उस सत्य को जानता हूं जो इस धरती पर विद्यमान है और मेरा निर्णय ही अंतिम है। दरबारियों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनकी बात का समर्थन किया। जहां पनाह की जय हो। आपका ज्ञान अतुल्य है की ध्वनि से दरबार गूंज उठा। अकबर ने अपनी बात जारी रखी, उनकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। मैं यह घोषणा करता हूं कि मेरे साम्राज्य में कोई भी ऐसी समस्या या परिस्थिति नहीं है जिसके बारे में मेरा निर्णय गलत साबित हो सके। मैं अपने लोगों के भविष्य को अपनी हथेली पर पढ़ सकता हूं और उनके कल्याण के लिए हर सही रास्ता जानता हूं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी विद्वान या अनुभवी क्यों न हो, मेरे ज्ञान की बराबरी नहीं कर सकता। फिर उनकी नजर बीरबल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह शांत और गंभीर खड़े थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर रही थी। बीरबल, अकबर ने चुनौती भरे स्वर में कहा,
तुम जो हर समस्या का हल ढूंढ लेते हो, क्या तुम मेरी इस बात से असहमत हो? क्या तुम मानते हो कि ऐसी कोई परिस्थिति है, कोई ऐसी घटना है, कोई ऐसा विचार है जो मेरे ज्ञान से परे हो या मेरे निर्णय को गलत साबित कर सके? पूरा दरबार थम गया। सबकी आंखें बीरबल पर टिकी थीं। यह एक नाजुक क्षण था। सीधे तौर पर अकबर को चुनौती देना आत्मघाती होता और समर्थन करना उनके अहंकार को और बढ़ावा देता। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। उनकी आवाज हमेशा की तरह शांत और मधुर थी, जिसमें कोई कड़वाहट या चुनौती का भाव नहीं था। जहांपनाह, उन्होंने कहा, आपका ज्ञान वाकई अथाह है और आपका शासन न्यायपूर्ण है। आपके जैसा सम्राट मिलना दुर्लभ है। आपकी दूरदर्शिता और शक्ति पर किसी को संदेह नहीं। परंतु मेरे मालिक, इस विशाल और विविध दुनिया में, जहां हर सुबह एक नया सूर्योदय होता है और हर शाम एक नया अनुभव लेकर आती है, क्या यह संभव नहीं कि कुछ ऐसे सूक्ष्म सत्य भी हों, कुछ ऐसी अदृश्य धाराएं भी हों जो सबसे महान ज्ञानी की दृष्टि से भी ओझल रह जाएं? क्या यह संभव नहीं कि एक विशाल वृक्ष की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, उतनी ही उसकी शाखाओं पर पत्ते और फूल भी विविध होते हैं, और हर पत्ती की अपनी एक कहानी होती है जिसे जानना हर किसी के लिए असंभव हो? अकबर ने बीरबल को ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट थी, लेकिन बीरबल की विनम्रता और उनकी बात में छिपे गहरे अर्थ ने उन्हें सीधे तौर पर नाराज होने से रोक दिया। तो तुम यह कहना चाहते हो, बीरबल, कि मेरा ज्ञान अधूरा है? अकबर ने पूछा। उनकी आवाज में थोड़ी सी सख्ती आ गई थी। नहीं जहांपनाह, कदापि नहीं, बीरबल ने तुरंत कहा। मैं तो बस यह कहना चाहता हूं कि ज्ञान एक अथाह सागर के समान है। एक व्यक्ति चाहे कितना भी गहरा गोता क्यों न लगाए, वह पूरे सागर को एक साथ नहीं जान सकता। वह केवल उस हिस्से को जान पाता है जहां तक उसकी पहुंच होती है। सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो यह दावा करे कि उसने पूरा सागर जान लिया है, बल्कि वह है जो यह स्वीकार करे कि सागर की गहराई अनंत है और हर गोता एक नया अनुभव लेकर आता है। ज्ञान का सच्चा मार्ग निरंतर सीखने और विनम्रता से हर स्रोत से प्राप्त करने में है, चाहे वह स्रोत कितना भी छोटा क्यों न प्रतीत हो। अकबर ने कुछ देर सोचा। बीरबल की बात में दम था, लेकिन उनका अहंकार अभी भी उन्हें पूरी तरह से झुकने नहीं दे रहा था। ठीक है बीरबल, उन्होंने कहा, तुम्हारी बात में कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन मैं अब भी मानता हूं कि एक सम्राट होने के नाते मेरा अनुभव, मेरी दृष्टि, मेरे सभी विषयों की जरूरतों को समझने के लिए पर्याप्त है। मैं अपने लोगों के लिए सबसे अच्छा जानता हूं और मुझे किसी और की विशेष सलाह की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि वह कुछ असाधारण न हो। बीरबल ने फिर से सिर झुकाया। जैसी आपकी आज्ञा, जहांपना। परंतु यदि आप अनुमति दें, तो मैं एक छोटा सा प्रयोग सुझाना चाहूंगा। यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि क्या वाकई आपका ज्ञान इतना सर्वव्यापी है कि वह हर व्यक्ति की छोटी से छोटी जरूरत और उसकी सबसे गहरी भावना को भी पहचान सके। अकबर उत्सुक हुए। बताओ बीरबल, क्या प्रयोग है? जहांपनाह, बीरबल ने कहा, हमारा साम्राज्य विशाल है और इसमें अनगिनत प्रकार के लोग रहते हैं, किसान, व्यापारी, कारीगर, सैनिक, चरवाहे, विद्वान, यहाँ तक कि बंजारों और खानाबदोशों के समूह भी। हर व्यक्ति की अपनी एक दुनिया है, अपनी मान्यताएं हैं, अपनी चुनौतियां और अपनी खुशियां हैं। मैं चाहता हूं कि हम साम्राज्य के सबसे दूरदराज के कोनों से, हर तबके और हर व्यवसाय से कुछ साधारण लोगों को यहाँ दरबार में बुलाएं। उनसे बात करें, उनकी कहानियां सुनें और देखें कि क्या आप उनकी हर समस्या का समाधान, उनकी हर भावना की गहराई और उनके जीवन के हर पहलू को इतनी आसानी से पहचान पाते हैं जितना आप समझते हैं। अकबर को यह विचार दिलचस्प लगा।
उन्हें लगा कि यह उनके ज्ञान का प्रदर्शन करने का एक और अवसर होगा। ठीक है बीरबल, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक अच्छा विचार है। उन्हें बुलाओ। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि एक सम्राट का ज्ञान कितना गहरा होता है। मैं उनके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, उनकी हर समस्या का समाधान करूंगा और उन्हें यह महसूस कराऊंगा कि उनका सम्राट कितना समझदार और अनुभवी है। अगले कुछ हफ्तों में बीरबल ने अपने गुप्तचरों और विश्वसनीय दूतों को साम्राज्य के कोने कोने में भेजा। वे सिर्फ धनी या प्रभावशाली लोगों को नहीं, बल्कि सबसे साधारण और अनसुने लोगों को दरबार में लाने का आदेश लेकर गए। वे एक पहाड़ी गांव से एक वृद्ध चरवाहे को लाए जो कभी अपने गांव से बाहर नहीं निकला था। वे एक दूरदराज के जंगल से एक लकड़हारे को लाए जिसने कभी महल की चकाचौंध नहीं देखी थी। वे एक छोटे से गांव की एक सीधी सादी बुनकर महिला को लाए जिसकी कला और सादगी अनूठी थी। वे एक बंजारन को लाए जिसके पास केवल उसके अनुभव और कुछ गीत थे। एक किसान, एक मछुआरा, एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, ऐसे लगभग 20 लोग दरबार में एकत्रित हुए जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि वे सम्राट के सामने खड़े होंगे। इन सभी लोगों को दरबार में लाया गया। वे सभी घबराए हुए थे, उनके चेहरे पर भय और विस्मय के भाव थे। अकबर ने उन्हें देखा और उनके मन में एक हल्की सी हंसी आई। ये साधारण लोग मेरे सामने क्या समस्याएं लाएंगे, उन्होंने सोचा, इनकी दुनिया कितनी छोटी होगी। मैं तो इनकी हर बात को एक पल में समझ जाऊंगा। पहला व्यक्ति एक वृद्ध किसान था जिसके हाथ मिट्टी से सने हुए थे और चेहरा धूप से झुलसा हुआ था। अकबर ने उससे पूछा, बताओ, हे किसान, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मैं तुम्हें अवश्य राह दिखाऊंगा। किसान ने कांपते हुए कहा, जहांपनाह, मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस साल बारिश बहुत कम हुई है और मेरी फसल सूख रही है। मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी इस फसल में लगा दी थी। अब मुझे डर है कि मेरे बच्चे भूखे मरेंगे। अकबर ने तुरंत कहा, यह तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं अभी आदेश देता हूं कि तुम्हारे गांव में नहर से पानी पहुंचाया जाए और तुम्हें शाही खजाने से कुछ धन भी दिया जाए ताकि तुम अगले साल फिर से बुवाई कर सको। किसान ने राहत की सांस ली और अकबर को आशीर्वाद दिया। अकबर मुस्कुराए, उन्हें लगा कि उन्होंने आसानी से समस्या का समाधान कर दिया है। अगले व्यक्ति एक चरवाहा था। अकबर ने उससे पूछा, तुमने तो पूरा जीवन भेड़ों और पहाड़ों में बिताया है। तुम्हारे जीवन में क्या चुनौती हो सकती है? चरवाहे ने अपनी भेड़ चाल से कहा, जहांपनाह, मेरी चुनौती भेड़ों को पालना नहीं, बल्कि यह समझना है कि जब मैं अपने पहाड़ पर अकेला होता हूँ तो मैं अपने अंदर एक अजीब सी शांति और खुशी महसूस करता हूँ, लेकिन जब मैं शहर में आता हूँ तो यह शांति कहीं खो जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि सच्ची खुशी कहाँ है। अकबर ने गंभीरता से उत्तर दिया, सच्ची खुशी धन और शक्ति में है, चरवाहे। अगर तुम्हारे पास पर्याप्त धन होता तो तुम शहर में भी खुश रह पाते। चरवाहे ने सिर्फ सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव नहीं था। बीरबल ने यह सब ध्यान से देखा। इसी तरह अकबर ने हर व्यक्ति से बात की। एक लकड़हारे से पूछा कि उसे सबसे ज्यादा क्या थका देता है और अकबर ने कहा कि वह उसे आराम और भोजन देगा। एक बुनकर महिला से पूछा कि उसे अपनी कला में क्या सबसे मुश्किल लगता है और अकबर ने कहा कि वह उसे बेहतरीन रेशम और सबसे कुशल कारीगर देगा। अकबर हर समस्या का समाधान अपनी शक्ति, अपने धन या अपने साम्राज्य के संसाधनों से कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे हर व्यक्ति को संतुष्ट कर रहे हैं और यह साबित कर रहे हैं कि उनका ज्ञान वास्तव में सर्वव्यापी है। जब यह सिलसिला खत्म हुआ तो अकबर गर्व से मुस्कराए। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा, फिर बीरबल की ओर।
देखो बीरबल, उन्होंने कहा, क्या मैंने हर समस्या का समाधान नहीं किया? क्या मैंने इन सभी लोगों की हर जरूरत को नहीं समझा? मेरी अंतर्दृष्टि ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और मैंने उन्हें तुरंत राहत दी। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मेरा ज्ञान अधूरा है? बीरबल ने फिर से विनम्रता से सिर झुकाया। जहां पनाह, उन्होंने कहा, आपने अवश्य ही इन लोगों की आर्थिक समस्याओं और भौतिक जरूरतों का समाधान किया है और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपकी दयालुता और उदारता अतुल्य है। परंतु क्या आपने उनकी सबसे गहरी भावनाओं को, उनके उन विचारों को भी समझा जो उनकी आंखों में छिपे थे, उनकी आवाज की काप में छिपे थे और जिन्हें वे पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सके? अकबर को बीरबल की बात थोड़ी अटपटी लगी। तुम क्या कहना चाहते हो बीरबल? मैंने उनकी हर बात सुनी और उन्हें संतुष्ट किया। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, मुझे एक और छोटा सा अनुरोध है। मैं चाहता हूं कि आप इन सभी लोगों को एक एक करके फिर से बुलाएं और उनसे एक प्रश्न पूछें, क्या तुम वाकई संतुष्ट हो और क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए समाधानों से अपने जीवन के हर पहलू में पूर्ण हो? अकबर को लगा कि बीरबल अनावश्यक रूप से मामले को खींच रहे हैं, लेकिन उन्होंने सहमति व्यक्त की। पहला किसान फिर से आया। अकबर ने उससे वही प्रश्न पूछा। किसान ने फिर से आभार व्यक्त किया, जहां पनाह, आपने मेरी फसल और बच्चों को बचाया है। मैं आपका आभारी हूं। बीरबल ने धीरे से पूछा, क्या आप वाकई अब निश्चिंत हैं? क्या आपके मन में कोई और चिंता नहीं है? किसान ने धीरे से कहा, जहां पनाह ने मुझे धन दिया है, लेकिन उन्होंने मुझे बारिश नहीं दी। अगले साल फिर क्या होगा? और जो मिट्टी सूख गई है, उसकी उपजाऊ शक्ति कैसे वापस आएगी? ये चिंताएं मेरे मन में रहती हैं। अकबर चौंक गए। उन्होंने धन दिया था, लेकिन किसान की चिंता बारिश और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति के बारे में थी, जो उनके नियंत्रण से बाहर थी। फिर चरवाहा आया। अकबर ने उससे वही प्रश्न पूछा। चरवाहे ने कहा, जहां पनाह ने मुझे शहर में धन कमाने का रास्ता बताया, लेकिन मेरी खुशी तो उन पहाड़ों में थी, अपनी भेड़ों के साथ। शहर में भीड़ है, शोर है, मैं यहां अकेला महसूस करता हूं। अकबर को एहसास हुआ कि उन्होंने चरवाहे की खुशी को अपने पैमाने से मापा था, न कि चरवाहे के अपने पैमाने से। यह सिलसिला चलता रहा। लकड़हारे ने कहा कि उसे आराम तो मिला है, लेकिन अब उसे अपने परिवार की चिंता है कि वे कैसे गुजर बसर करेंगे जब वह काम पर नहीं जाएगा। बुनकर महिला ने कहा कि उसे महंगे रेशम तो मिले हैं, लेकिन उसकी अपनी कला की पहचान, जो उसकी सादगी में थी, वह कहीं खो गई है। बंजारन ने कहा कि उसे रहने के लिए घर तो मिल सकता है, लेकिन वह अपनी आजादी और खुले आसमान की चाहत को नहीं छोड़ सकती। अकबर ने देखा कि उनके द्वारा दिए गए हर समाधान ने एक नई, गहरी चिंता या एक अनकही इच्छा को जन्म दिया था, जिसे उन्होंने अपनी प्रारंभिक बातचीत में पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था। उन्हें महसूस हुआ कि वे केवल ऊपरी सतह की समस्याओं को हल कर रहे थे, लेकिन व्यक्ति की आत्मा की गहराइयों में छिपे हुए सत्य को छू भी नहीं पाए थे। उनकी समाधानों ने भौतिक राहत तो दी थी, लेकिन मानसिक या आत्मिक संतुष्टि नहीं दी थी। अकबर का अहंकार धीरे धीरे दरकना शुरू हो गया था। उनके चेहरे पर पहले का गर्व अब चिंता और आत्मचिंतन में बदल रहा था। वे हर उस व्यक्ति की ओर देख रहे थे, जिसकी समस्या को उन्होंने इतनी आसानी से हल करने का दावा किया था, और अब उन्हें समझ आ रहा था कि उनकी सर्वज्ञता कितनी अधूरी थी। जब आखिरी व्यक्ति भी अपनी अनकही भावनाएं व्यक्त करके चला गया, तो दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखें अब विनम्रता से भरी हुई थीं, उनमें कोई क्रोध या झुंझलाहट नहीं थी। बीरबल ने इस बार भी अपनी आवाज में कोई विजी भाव नहीं आने दिया।
उन्होंने धीरे से कहा, जहां पनाह, यह दुनिया एक विशाल और जटिल ताने बाने की तरह है। हर धागा अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है और हर धागे का अपना एक रंग और बनावट है। हम चाहे कितने भी महान क्यों न हो, हम कभी भी हर धागे की कहानी को पूरी तरह से नहीं जान सकते। एक राजा का काम केवल तलवारों से युद्ध जीतना या शाही खजाने से दान देना नहीं है, बल्कि अपने लोगों की सबसे छोटी आवाज को भी सुनना है, उनकी अनकही कहानियों को समझना है और यह पहचानना है कि हर व्यक्ति की खुशी और समस्या का पैमाना अलग होता है। बीरबल ने आगे कहा, बुद्धिमत्ता का अर्थ यह नहीं कि हम सब कुछ जानें, बल्कि यह है कि हम यह स्वीकार करें कि हम सब कुछ नहीं जान सकते। बुद्धिमत्ता यह नहीं कि हम हर प्रश्न का उत्तर दें, बल्कि यह है कि हम सही प्रश्न पूछना सीखें और हर व्यक्ति की अद्वितीयता का सम्मान करें। एक सच्चे सम्राट की महानता इस बात में नहीं कि वह खुद को सबसे ज्ञानी समझे, बल्कि इस बात में है कि वह हर स्रोत से ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्र और खुला रहे, चाहे वह स्रोत एक साधारण किसान ही क्यों न हो। बीरबल ने अपनी बात समाप्त की और सिर झुकाकर चुपचाप खड़े हो गए। दरबार में पूरी तरह सन्नाटा था। सभी दरबारी, मंत्री और यहाँ तक कि खुद अकबर भी बीरबल की बातों की गहराई और सत्यता से अभिभूत थे। अकबर के मन में अहंकार का विशालकाय वृक्ष अब धीरे धीरे ढह रहा था और उसकी जगह विनम्रता और सच्ची समझ के छोटे छोटे अंकुर फूट रहे थे। अकबर अपने सिंहासन से उठे। उन्होंने धीरे धीरे बीरबल की ओर कदम बढ़ाए। उनके चेहरे पर अब कोई गर्व नहीं था, केवल एक गहरी समझ और पश्चाताप का भाव था। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बीरबल मेरे दोस्त, तुमने आज मुझे एक ऐसा पाठ पढ़ाया है जो मेरे जीवन की सभी सैन्य विजयों और शाही घोषणाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मेरा अहंकार मुझे अंधा कर रहा था और मैं यह मानने लगा था कि मेरा ज्ञान ही अंतिम सत्य है। मैंने अपने लोगों की वास्तविकताओं को अपनी दृष्टि के संकीर्ण दायरे से देखने की कोशिश की और इस प्रक्रिया में उनकी अनकही वेदनाओं और वास्तविक खुशियों को अनदेखा कर दिया। अकबर ने एक गहरी सांस ली। तुम सही कहते हो बीरबल। सच्चा ज्ञान, सच्ची बुद्धिमत्ता विनम्रता में निहित है, यह स्वीकार करने में कि सीखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया होता है और हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो, ज्ञान का एक अनूठा स्रोत हो सकता है। मैंने अपनी शक्ति से उनके शरीरों को आराम देने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे उनकी आत्माओं की आवाज सुनने का महत्व सिखाया। अकबर ने फिर पूरे दरबार की ओर मुड़कर देखा। उनकी आवाज अब पहले से अधिक गंभीर लेकिन विनम्र थी। मेरे प्रिय दरबारियों और प्रजाजन, उन्होंने कहा, आज मैंने बीरबल से एक अमूल्य सबक सीखा है। एक सम्राट की महानता उसकी प्रजा की सबसे छोटी आवाज को सुनने में है, उनकी वास्तविकताओं को समझने में है और यह जानने में है कि हर जीवन अपने आप में एक ब्रह्मांड है। मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपनी प्रजा के हर पहलू को समझने के लिए अधिक विनम्रता से प्रयास करूंगा और हर सलाह को खुले मन से स्वीकार करूंगा, क्योंकि सच्ची बुद्धिमत्ता अहंकार में नहीं, बल्कि निरंतर सीखने और समझने की इच्छा में निहित है। दरबार में एक बार फिर तालियां गूंज उठीं, लेकिन इस बार ये तालियां चापलूसी की नहीं, बल्कि सच्ची प्रशंसा और सम्मान की थीं, अकबर की महानता के लिए और बीरबल की अदम्य बुद्धिमत्ता और उनकी अद्वितीय विनम्रता के लिए। उस दिन से अकबर एक अधिक विनम्र, अधिक समझदार और अधिक सहृदय शासक बन गए, जिन्होंने अपनी प्रजा के दिल में अपनी जगह और भी गहरी कर ली। और बीरबल हमेशा की तरह अपने सम्राट के बगल में खड़े रहे, एक मार्गदर्शक सितारे की तरह, जो अपनी चमक से नहीं, बल्कि अपनी शांतिपूर्ण उपस्थिति से राह दिखाता है। अकबर का अहंकार पिघल गया था और बीरबल की विनम्रता ने उसे एक ऐसे हीरे में बदल दिया था जो जीवन भर चमकता रहा।
यह कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही, जो यह याद दिलाती है कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं, बल्कि विनम्रता और ज्ञान की निरंतर खोज में निहित है। गिरनार पहाड़ों की छाती पर बसा एक ऐसा राज्य था जिसकी धरती तो ऊबड़-खाबड़ थी, पर दिल मजबूत और चट्टानों जैसा अटल था। वहां के राजा महेंद्र सिंह अपनी शान, शौर्य और अपने राज्य के प्रति अगाध प्रेम के लिए जाने जाते थे। उनकी रगों में पहाड़ी झरनों का पानी नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान का लहू बहता था। मुगल साम्राज्य की विशालता उनके लिए गर्व का विषय नहीं, बल्कि एक लगातार मंडराता खतरा थी। वे अकबर की बढ़ती शक्ति को अपनी संप्रभुता पर एक काला साया मानते थे और उनकी विस्तारवादी नीतियों को अपने राज्य के अस्तित्व के लिए चुनौती। इसलिए गिरनार और मुगल साम्राज्य के बीच की सीमाएं कभी शांत नहीं रहती थीं। छोटी मोटी झड़पें, व्यापारिक मार्ग पर बाधाएं और जासूसों की घुसपैठ एक सामान्य बात थी। महेंद्र सिंह ने अकबर के हर शांति प्रस्ताव को ठुकराया था, हर दूत को अपमानित करके लौटाया था और हर बार यह स्पष्ट कर दिया था कि वे किसी भी कीमत पर अपनी स्वतंत्रता का सौदा नहीं करेंगे। उनका मानना था कि मित्रता केवल बराबरी वालों के बीच होती है और मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करना उनकी रगों में दौड़ते पहाड़ी खून का अपमान होगा। सम्राट अकबर, जो अपने साम्राज्य को शांति और सद्भाव से सींचना चाहते थे, इस लगातार की शत्रुता से तंग आ चुके थे। उन्होंने महेंद्र सिंह के साथ कई बार कूटनीतिक रास्ते अपनाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी थी। सैन्य बल का प्रयोग करना एक आसान विकल्प था। गिरनार का राज्य मुगल सेना के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता। लेकिन अकबर जानते थे कि बलपूर्वक जीता गया राज्य कभी वफादार नहीं रहता और पहाड़ों के लोग, जो अपनी स्वतंत्रता के लिए जान देने को तैयार रहते हैं, हमेशा के लिए विद्रोह की चिंगारी अपने दिल में जलाए रखेंगे। अकबर चाहते थे एक सच्चा, स्थायी संबंध, एक ऐसा पुल जो दोनों राज्यों को समृद्धि और शांति से जोड़ सके, न कि एक तलवार जो खून बहाकर सिर्फ एक अस्थायी जीत हासिल करे। एक दिन जब महेंद्र सिंह के सैनिकों द्वारा फिर से एक मुगल काफिले पर हमला करने की खबर दरबार में पहुंची, तो अकबर का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने क्रोध और निराशा के मिले-जुले भाव से दरबारियों की ओर देखा। कब तक चलेगा यह सब, उन्होंने गरजते हुए कहा। महेंद्र सिंह अपने अहंकार में इतना चूर है कि उसे शांति की कीमत समझ नहीं आती। मैंने हर तरह से उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन वह मानता ही नहीं। क्या अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प बचा है? क्या हम उस पहाड़ी राज्य को बलपूर्वक अपने अधीन करें और बेवजह खून बहाएं? दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ ने युद्ध की सलाह दी, कुछ ने और कूटनीतिक प्रयास की बात कही, लेकिन किसी के पास कोई ठोस समाधान नहीं था। तभी हमेशा की तरह शांत और गंभीर दिखने वाले बीरबल ने अपनी जगह से उठने की अनुमति मांगी। अकबर ने उन्हें देखा। हाँ बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? क्या इस बार तलवार ही उठानी पड़ेगी? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। नहीं जहांपनाह, तलवार तो सबसे आखिरी विकल्प होनी चाहिए, जब सभी रास्ते बंद हो जाएं। महेंद्र सिंह एक योद्धा हैं और उनकी अपनी मर्यादा और स्वाभिमान है। हमें उन्हें समझना होगा, न कि उन्हें झुकाना होगा। मुझे लगता है कि बल से हम उनका शरीर तो जीत सकते हैं, लेकिन उनका मन नहीं। और जब तक मन में शत्रुता है, तब तक कोई शांति संभव नहीं। अकबर ने गहरी सांस ली। तो तुम क्या सुझाते हो? कूटनीति तो नाकाम हो चुकी है। वह हमारे दूतों को वापस लौटा देता है, हमारी बातें सुनता ही नहीं। अब क्या किया जाए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, हमें महेंद्र सिंह से सीधे तौर पर मित्रता की बात नहीं करनी चाहिए। हमें उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि मित्रता उनके अपने हित में है और यह कि मुगल साम्राज्य उनके लिए खतरा नहीं, बल्कि एक सहयोगी हो सकता है।
हमें उन्हें यह दिखाना होगा कि हमारा ज्ञान, हमारी शक्ति उनकी स्वतंत्रता को कुचलने के लिए नहीं, बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए है। और इसके लिए मुझे उनके राज्य में जाना होगा। पूरा दरबार हैरान था। तुम अकेले जाओगे बीरबल? एक दरबारी ने आशंका से पूछा। महेंद्र सिंह तुम्हें बंदी बना लेंगे या अपमानित करेंगे? अकबर भी चिंतित थे। बीरबल, यह बहुत खतरनाक है। महेंद्र सिंह तुम्हें मुगल साम्राज्य का जासूस मानेंगे और तुम्हें कोई नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जहां पनाह, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मैं वहां मुगल साम्राज्य के दूत के रूप में नहीं जाऊंगा। मैं वहां एक साधारण यात्री के रूप में जाऊंगा, एक ज्ञान के खोजी के रूप में, जिसने गिरनार राज्य की कुछ अनूठी समस्याओं और वहां के लोगों के विशिष्ट ज्ञान के बारे में सुना है। मैं उनकी सहायता करने का प्रस्ताव रखूंगा, किसी भी राजनीतिक उद्देश्य के बिना। मुझे विश्वास है कि जब उन्हें मेरी सद्भावना और मेरी क्षमता पर भरोसा हो जाएगा, तब मित्रता की नींव अपने आप रखी जाएगी। अकबर ने कुछ देर सोचा। उन्हें बीरबल की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा था। ठीक है बीरबल, उन्होंने अंततः कहा, मैं तुम्हें अनुमति देता हूं, लेकिन अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। तुम हमारे साम्राज्य के अमूल्य अमूल्य हो। बीरबल ने प्रणाम किया और कुछ ही दिनों में वे एक साधारण वेशभूषा में कुछ यात्रा के सामान और अपनी बुद्धिमत्ता को अपना एकमात्र हथियार बनाकर गिरनार राज्य की ओर निकल पड़े। गिरनार की सीमाएं पार करना आसान नहीं था। हर पहाड़ी रास्ते पर महेंद्र सिंह के सैनिक चौकसी बरतते थे। बीरबल ने अपने यात्रा के दौरान कभी भी अपनी पहचान उजागर नहीं की। वे एक विनम्र साधु या एक ज्ञान की तलाश में भटके हुए यात्री के रूप में खुद को प्रस्तुत करते रहे। उनकी मधुर वाणी और समस्याओं को सुलझाने की उनकी सहज क्षमता ने उन्हें जल्द ही रास्ते में मिलने वाले साधारण लोगों के बीच लोकप्रिय बना दिया। वे छोटे छोटे विवाद सुलझाते, कठिन पहेलियां बूझते और अपनी बातों से लोगों का दिल जीतते हुए आगे बढ़ते रहे। कई दिनों की यात्रा के बाद बीरबल गिरनार की राजधानी पहुंचे। राजधानी में एक अजीब सी खामोशी और चिंता का माहौल था। हर चेहरे पर उदासी और निराशा के भाव थे। बाजारों में भीड़ कम थी और दुकानों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। बीरबल ने एक स्थानीय दुकानदार से पूछा, क्या बात है भाई, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? क्या कोई त्योहार नहीं है? दुकानदार ने लंबी सांस ली। त्योहार कहाँ से होगा बाबा, हम तो अपनी चिंता में डूबे हुए हैं। हमारे महाराज के शाही भेड़बकरियों के झुंड, जो गिरनार की शान और हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, एक रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित हैं। सैकड़ों भेड़ बकरियां रोज मर रही हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या इलाज है। हमारे अपने वैद्य, हकीम और जादूगर सब हार मान चुके हैं। महाराज महेंद्र सिंह बहुत चिंतित हैं। उन्हें डर है कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो गिरनार का गौरव और समृद्धि दोनों खत्म हो जाएंगे। बीरबल को अपनी चाल मिल गई थी। यह महेंद्र सिंह की सबसे बड़ी चिंता थी, उनकी शान और उनके राज्य के अस्तित्व का सवाल। उन्होंने दुकानदार से और जानकारी हासिल की और समझ गए कि यह समस्या कितनी गंभीर है। गिरनार की पहाड़ी जलवायु में पनपने वाली एक विशेष नस्ल की भेड़ बकरियां, जिनके ऊन और दूध की पूरे क्षेत्र में बहुत मांग थी, अब एक एक करके मौत के मुंह में समा रही थीं। इस बीमारी ने न केवल आर्थिक तंगी पैदा की थी, बल्कि महेंद्र सिंह के आत्मविश्वास को भी हिला दिया था, क्योंकि वे अपने राज्य की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति को बचाने में असमर्थ महसूस कर रहे थे। बीरबल ने सोचा कि यह उनके लिए महेंद्र सिंह तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता है। उन्होंने अगले दिन शाही दरबार में उपस्थित होने की अनुमति मांगी। उन्हें एक साधारण यात्री समझकर शुरू में तो सैनिकों ने उन्हें अनदेखा किया,
लेकिन जब उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण लोगों के छोटे मोटे घरेलू विवाद सुलझाए तो उनकी ख्याति फैलने लगी। अंततः एक वृद्ध दरबारी, जिसने बीरबल की बुद्धिमत्ता देखी थी, ने उन्हें महेंद्र सिंह के सामने प्रस्तुत करने का अवसर दिया। महेंद्र सिंह का दरबार भी उदास और चिंतित दिख रहा था। राजा स्वयं अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। उन्होंने बीरबल को देखा, एक साधारण व्यक्ति जिसकी आंखों में चमक और चेहरे पर शांति थी। हाँ, तुम कौन हो? राजा ने कठोर स्वर में पूछा। और क्या चाहते हो? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। महाराज, मैं एक साधारण यात्री हूँ जो ज्ञान की तलाश में भटकता रहता है। मैंने आपके राज्य की इस गंभीर समस्या के बारे में सुना है जो आपके प्रिय पशुधन को तबाह कर रही है। मैं कोई वैद्य या हकीम नहीं हूँ, लेकिन मैंने जीवन में कई तरह की समस्याओं को देखा है और उन्हें समझने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि मैं इस रहस्यमय बीमारी को समझने और उसका समाधान खोजने में आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। महेंद्र सिंह ने एक हल्की सी हंसी हंस दी, जिसमें निराशा और उपहास दोनों थे। तुम एक साधारण यात्री? हमारे राज्य के सबसे कुशल वैद्य, हकीम, यहाँ तक कि दूरदराज के तांत्रिक भी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढ पाए। और तुम कहते हो कि तुम मदद कर सकते हो? क्या तुम मुगल साम्राज्य के कोई जासूस हो जो इस संकट का फायदा उठाने आया है? उनकी आवाज में संदेह और क्रोध था। महाराज, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी साम्राज्य का सेवक नहीं, बल्कि ज्ञान और सत्य का खोजी हूँ। अगर मैं मुगल जासूस होता तो क्या मैं अकेले और निहत्था आपके सामने आता जब आपके राज्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं? मैं केवल इतना ही कहूंगा कि कभी कभी सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान सबसे साधारण जगहों पर छिपा होता है और उसे खोजने के लिए एक नई दृष्टि की आवश्यकता होती है। मैं आपसे कोई पुरस्कार या सम्मान नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं कि मुझे इस समस्या को करीब से देखने और समझने का अवसर मिले। यदि मैं असफल रहा तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और यदि सफल रहा तो आपके राज्य को नई आशा मिलेगी। महेंद्र सिंह कुछ देर सोचते रहे। उनके मन में बीरबल के प्रति संदेह तो था, लेकिन उनकी बातों में एक अजीब सा विश्वास था और उनके चेहरे पर एक ऐसी ईमानदारी थी जो झूठ नहीं लग रही थी। सबसे बढ़कर वे डेस्परेट थे। हर दूसरा विकल्प विफल हो चुका था। ठीक है, महेंद्र सिंह ने अंततः कहा, मैं तुम्हें अवसर देता हूं, लेकिन याद रखना, अगर तुमने कोई चाल चलने की कोशिश की तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। बीरबल ने आभार व्यक्त किया और तुरंत काम पर लग गए। उन्होंने महल के शाही अस्तबल और उन जगहों का दौरा किया जहां बीमार भेड़ बकरियां रखी गई थीं। उन्होंने सिर्फ बीमार जानवरों को नहीं देखा, बल्कि उन स्वस्थ जानवरों को भी देखा जो अभी तक बीमारी से अछूते थे। उन्होंने चरवाहों से बात की, उनके खानपान की आदतों को जाना, उनके पानी के स्रोतों का निरीक्षण किया और यहाँ तक कि उस घास और पत्तियों का भी अध्ययन किया जो वे खाते थे। उन्होंने मिट्टी की जांच की, हवा की दिशा देखी और पहाड़ों की विभिन्न ढलानों पर उगने वाली वनस्पतियों का भी अवलोकन किया। कई दिनों तक बीरबल ने एक वैज्ञानिक की तरह काम किया। वे घंटों तक जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते, उनके मल की जांच करते और चरवाहों की कहानियों में छिपी सूक्ष्म जानकारियों को समझने की कोशिश करते। उनके साथ महेंद्र सिंह के मुख्य वैद्य और कुछ अनुभवी चरवाहे भी थे जो शुरू में तो संदेह करते थे, लेकिन बीरबल की गहन अवलोकन क्षमता और उनके सवालों की गहराई देखकर धीरे धीरे प्रभावित होने लगे। बीरबल ने पाया कि बीमारी केवल उन भेड़ों को प्रभावित कर रही थी जो एक विशिष्ट पहाड़ी ढलान पर चरती थीं, और यह बीमारी गर्म और आर्द्र मौसम में ज्यादा फैलती थी। उन्होंने यह भी देखा कि बीमार भेड़ों के मल में कुछ अजीब से छोटे छोटे कण थे जो आमतौर पर नहीं दिखते थे।
उन्होंने चरवाहों से पूछा कि क्या उन्होंने हाल ही में इस विशेष ढलान पर कोई नई घास या पौधा उगते देखा है। एक वृद्ध चरवाहे ने याद किया कि पिछले साल की भारी बारिश के बाद एक अजीबोगरीब कांटेदार झाड़ी उस ढलान पर उगनी शुरू हो गई थी, जिसकी पत्तियों में एक खास तरह की चमक थी। बीरबल ने उस झाड़ी का निरीक्षण किया। यह एक ऐसी झाड़ी थी जो मुगल साम्राज्य के निचले इलाकों में कुछ हद तक पाई जाती थी, लेकिन गिरनार के इन ऊंचे पहाड़ों में यह असामान्य थी। बीरबल को संदेह हुआ। उन्होंने उस झाड़ी की कुछ पत्तियां तोड़कर उन्हें पास के तालाब के पानी में घोला और बीमार भेड़ को पिलाने की कोशिश की, लेकिन भेड़ ने उसे पीने से इनकार कर दिया। बीरबल ने सोचा, यह झाड़ी जहरीली हो सकती है, लेकिन सीधे खाने से नहीं। शायद इसका प्रभाव तब होता है जब यह किसी अन्य वनस्पति के साथ मिलकर खाया जाए, या फिर यह किसी ऐसे परजीवी को जन्म देती है जो भेड़ों को बीमार कर रहा है। उन्होंने अपनी शोध जारी रखी, लेकिन उन्हें एक ऐसे सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता महसूस हुई जिससे वे उन छोटे कणों और पत्तियों के अंदरूनी हिस्से का अध्ययन कर सकें, और साथ ही कुछ विशिष्ट रसायनों की भी जो उस झाड़ी के गुणों को समझने में मदद करें। समस्या यह थी कि गिरनार राज्य में ऐसा कोई सूक्ष्मदर्शी या वे विशिष्ट रसायन उपलब्ध नहीं थे। ऐसी आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण और रसायन केवल मुगल साम्राज्य के बड़े शहरों की शाही प्रयोगशालाओं में ही मिलते थे। बीरबल ने महेंद्र सिंह को बुलाया। महाराज, उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मैं बीमारी की जड़ तक पहुंच गया हूं। एक खास तरह की कांटेदार झाड़ी जो इन पहाड़ों में असामान्य है ही इस बीमारी का कारण है। इसकी पत्तियां एक विशेष परजीवी को पनपने में मदद करती हैं, जो भेड़ों के पेट में जाकर उन्हें बीमार कर रहा है। लेकिन इस परजीवी की सही पहचान करने और इसके लिए एक प्रभावी दवा बनाने के लिए मुझे कुछ विशेष उपकरणों और रसायनों की आवश्यकता है, जो दुर्भाग्य से आपके राज्य में उपलब्ध नहीं हैं। महेंद्र सिंह चिंतित हुए। तो अब क्या करें? क्या इसका कोई इलाज नहीं है? है महाराज, बीरबल ने कहा, लेकिन इसके लिए हमें मुगल साम्राज्य के वैज्ञानिकों और उनकी प्रयोगशालाओं की मदद लेनी होगी। उनके पास ऐसे उपकरण और ज्ञान है जो इस परजीवी को पहचान सकते हैं और उसे खत्म करने के लिए दवा बना सकते हैं। महेंद्र सिंह का चेहरा सख्त हो गया। मुगल साम्राज्य, जिस साम्राज्य से वे हमेशा घृणा करते आए थे, जिससे वे खुद को स्वतंत्र मानते थे, अब उसी से मदद मांगनी पड़ेगी? यह उनके स्वाभिमान पर सीधा हमला था। नहीं, उन्होंने क्रोध से कहा, मैं मुगलों से मदद नहीं मांग सकता। इससे हमारी कमजोरी उजागर होगी और वे इसे हमारी अधीनता का प्रतीक मानेंगे। महाराज, बीरबल ने धैर्यपूर्वक समझाया, यह कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता है। ज्ञान और सहायता कहीं से भी आए, उसे स्वीकार करना चाहिए। समस्या आपके राज्य की है, और अगर इसका समाधान मुगलों के पास है तो इसमें क्या बुराई है? इसके लिए आपको अधीनता स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप केवल वैज्ञानिक सहायता मांगेंगे, जो हर ज्ञानी राजा को करना चाहिए। बल्कि यह आपकी महानता को दर्शाएगा कि आप अपनी प्रजा के हित के लिए अपने व्यक्तिगत विचारों से ऊपर उठ सकते हैं। बीरबल ने आगे कहा, आप हमें बस एक शाही दूत भेजने की अनुमति दें, जो मेरे बताए गए उपकरणों और रसायनों को लेकर आए। हम सीधे बादशाह अकबर से नहीं, बल्कि उनके शाही वैज्ञानिकों से संपर्क करेंगे। इससे आपकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आएगी, बल्कि यह दिखाएगा कि गिरनार भी ज्ञान और विज्ञान की कदर करता है। महेंद्र सिंह असमंजस में थे। उनकी प्रजा की हालत खराब हो रही थी और यह उनके लिए सबसे बड़ी चिंता थी। बीरबल की बातों में दम था। यह सीधे तौर पर अकबर से संधि नहीं थी, बल्कि एक वैज्ञानिक समस्या के लिए सहायता मांगना था। उन्होंने अपनी प्रजा के कष्ट को अपने अहंकार पर हावी होने दिया।
ठीक है, उन्होंने भारी मन से कहा, तुम जो दूत और सामान चाहते हो मैं उसकी व्यवस्था करवाता हूँ। लेकिन अगर इसमें कोई चाल हुई तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। एक गुप्त दूत बीरबल के निर्देशों के साथ आगरा भेजा गया। बीरबल ने उस दूत को पहले ही समझा दिया था कि वह बादशाह अकबर को मेरी यह योजना बताएगा और अकबर को संदेश देगा कि वे महेंद्र सिंह को किसी भी तरह से अपमानित महसूस न कराएं, बल्कि उन्हें यह एहसास दिलाएं कि यह सहायता केवल विज्ञान के प्रति सम्मान के नाते दी जा रही है। अकबर, जो बीरबल की दूरदर्शिता पर पूरा भरोसा करते थे, उनकी योजना को समझ गए। उन्होंने तुरंत एक विशेषज्ञ दल को, जिसमें कुछ अनुभवी वैद्य और एक सूक्ष्मदर्शी और अन्य आवश्यक रसायनों के साथ एक छोटा वैज्ञानिक उपकरण शामिल था, गिरनार भेजने का आदेश दिया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि यह दल पूरी तरह से विनम्रता और सहयोग की भावना से काम करे और किसी भी तरह की राजनीतिक चर्चा से बचे। मुगल दल गिरनार पहुंचा। महेंद्र सिंह ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी हिचक और संदेह था। बीरबल ने मुगल वैज्ञानिकों और गिरनार के वैद्यों के बीच तालमेल बिठाया। उन्होंने सबको समझाया कि यह एक संयुक्त प्रयास है। मुगल दल ने सूक्ष्मदर्शी और अन्य उपकरणों का उपयोग करके उस कांटेदार झाड़ी की पत्तियों और भेड़ों के मल में मौजूद परजीवियों की पहचान की। वे एक नए प्रकार के सूक्ष्मजीवी थे जो पहले इस क्षेत्र में नहीं देखे गए थे। मुगल वैज्ञानिकों ने गिरनार के वैद्यों के साथ मिलकर एक ऐसी औषधि विकसित की जिसमें गिरनार में पाई जाने वाली कुछ खास जड़ी बूटियां और मुगल साम्राज्य से लाए गए रसायन शामिल थे। इस प्रक्रिया में गिरनार के वैद्यों ने मुगल वैज्ञानिकों के आधुनिक तरीकों से बहुत कुछ सीखा और मुगल वैज्ञानिकों ने भी गिरनार की स्थानीय जड़ी बूटियों के ज्ञान की सराहना की। यह एक अद्भुत सहयोग था, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे से सीख रहे थे। जब औषधि तैयार हुई तो उसे बीमार भेड़ों पर आजमाया गया। कुछ ही दिनों में आश्चर्यजनक रूप से भेड़ों की स्थिति में सुधार होने लगा। बीमारी का प्रसार रुक गया और जो भेड़ें मर रही थीं, वे अब ठीक होने लगीं। पूरे गिरनार राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। चरवाहों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और बाजारों में फिर से रौनक छाने लगी। महेंद्र सिंह के मन से भी एक बड़ा बोझ उतर गया था। महेंद्र सिंह ने अपनी आंखों से यह सब देखा। उन्होंने देखा कि मुगलों ने कोई चाल नहीं चली थी, बल्कि वे वाकई ईमानदारी से उनकी सहायता करने आए थे। उन्होंने देखा कि बीरबल ने उनसे झूठ नहीं बोला था और उनकी सलाह ने उनके राज्य को एक बड़े संकट से बचा लिया था। उनका अहंकार, जो उन्हें मुगलों से दूर रखता था, अब धीरे धीरे पिघल रहा था। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची शक्ति केवल तलवार में नहीं होती, बल्कि ज्ञान, सहयोग और संकट के समय मदद के लिए हाथ बढ़ाने में भी होती है। एक दिन जब भेड़ बकरियां पूरी तरह ठीक हो चुकी थीं और मुगल वैज्ञानिक दल वापस जाने की तैयारी कर रहा था, महेंद्र सिंह ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। उनके चेहरे पर अब कोई संदेह नहीं था, बल्कि कृतज्ञता और सम्मान का भाव था। बीरबल, महेंद्र सिंह ने कहा, आज तुमने मेरे राज्य को एक बड़े संकट से बचाया है। मैं तुम्हारा और तुम्हारे दल का आभारी हूँ। मुझे यह स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं कि मैंने मुगलों के प्रति बहुत गलत धारणाएं पाल रखी थीं। मैंने उन्हें केवल एक विस्तारवादी शक्ति माना था, लेकिन तुमने मुझे दिखाया कि उनके पास ज्ञान और सहयोग की भी क्षमता है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। महाराज, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और सहयोग की कोई राजनीतिक सीमा नहीं। जब मानवता संकट में होती है तो सभी को मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन एक बात मुझे अभी भी हैरान करती है, बीरबल, महेंद्र सिंह ने कहा, तुमने कभी अपनी पहचान क्यों नहीं बताई? तुम बादशाह अकबर के सबसे विश्वसनीय सलाहकार हो, यह बात तो मैंने अब जानी है।
तुम सीधे तौर पर आते और सहायता की बात करते। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर मैं सीधे तौर पर बादशाह अकबर के दूत के रूप में आता तो आप शायद मेरी बात सुनते ही नहीं। आपका गौरव और आपका इतिहास आपको ऐसा करने से रोकता। मैंने एक साधारण यात्री के रूप में आकर आपको केवल समस्या का समाधान दिखाया, न कि किसी राजनीतिक गठबंधन की बात की। मैं चाहता था कि आप सहयोग की शक्ति को अनुभव करें, उसे अपनी आंखों से देखें, ताकि जब आप मित्रता का हाथ बढ़ाएं तो वह किसी दबाव में नहीं, बल्कि सच्चे विश्वास और सद्भावना से बढ़ाए। महेंद्र सिंह की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने बीरबल की चतुराई और दूरदर्शिता को समझा। बीरबल ने दुश्मन को दोस्त बनाने के लिए सीधे लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि उनकी सबसे बड़ी चिंता को सहारा बनाया, उन्हें सहयोग का मूल्य समझाया और फिर धीरे धीरे उनके दिल में विश्वास का बीज बोया। बीरबल, महेंद्र सिंह ने भावुक होकर कहा, तुमने वाकई मुझे एक नया रास्ता दिखाया है। मैंने हमेशा सोचा था कि मेरी शक्ति केवल मेरे हथियारों और मेरी सेना में है, लेकिन तुमने मुझे दिखाया कि सच्ची शक्ति ज्ञान साझा करने, दूसरों की मदद करने और शांति स्थापित करने में है। मुझे यह भी एहसास हुआ कि अकबर एक महान सम्राट हैं, जो केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धि और दया से भी शासन करते हैं। महेंद्र सिंह ने कुछ पल सोचा, फिर एक गहरा निर्णय लिया। बीरबल, मैं अब युद्ध नहीं चाहता। मैं अपने राज्य के लिए शांति और समृद्धि चाहता हूँ। मैं बादशाह अकबर से मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। मैं स्वयं आगरा जाकर उनसे मिलूंगा और उन्हें धन्यवाद दूंगा। यह महेंद्र सिंह के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। उनके अहंकार की दीवारें पूरी तरह ढह चुकी थीं। बीरबल का मास्टर प्लान सफल हो चुका था। उन्होंने एक ऐसे राजा का दिल जीत लिया था जिसे कोई भी सैन्य शक्ति या कूटनीति नहीं झुका पाई थी। कुछ हफ्तों बाद राजा महेंद्र सिंह अपने कुछ दरबारियों और सैनिकों के साथ आगरा की ओर निकले। इस बार वे युद्ध की तैयारी में नहीं थे, बल्कि मित्रता का हाथ बढ़ाने जा रहे थे। जब वे आगरा पहुंचे और सम्राट अकबर के दरबार में प्रस्तुत हुए, तो अकबर ने उनका खुले दिल से स्वागत किया। कोई विजयी गर्व नहीं था, बल्कि एक सच्चे राजा का सम्मान था। महेंद्र सिंह ने भरे दरबार में अपनी गलती स्वीकार की और अकबर से अपने पिछले व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की दूरदर्शिता की खुलकर प्रशंसा की। दोनों राजाओं ने एक शांति और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों राज्यों के बीच व्यापार, ज्ञान और संस्कृति का आदान प्रदान शुरू हुआ। गिरनार के अद्वितीय संसाधनों तक मुगल साम्राज्य की पहुंच हुई और बदले में गिरनार को मुगल साम्राज्य के व्यापक बाजार और वैज्ञानिक ज्ञान का लाभ मिला। इस घटना ने पूरे साम्राज्य को बीरबल की अद्वितीय चतुराई और मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ का एक और प्रमाण दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि एक दुश्मन को दोस्त बनाना तलवार की धार से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, धैर्य और दूसरों की समस्याओं को हल करने की सच्ची इच्छा से होता है। बीरबल की यह चतुराई केवल एक जीत नहीं थी, बल्कि एक स्थायी शांति और समृद्ध भविष्य की नींव थी, जिसने दो राज्यों के बीच की सदियों पुरानी खाई को पाट दिया और उन्हें एक सूत्र में बांध दिया। महेंद्र सिंह अब अकबर के सबसे विश्वसनीय मित्रों में से एक थे और गिरनार राज्य मुगल साम्राज्य का एक वफादार और समृद्ध सहयोगी बन गया था। सम्राट अकबर का दरबार सदियों से ज्ञान, शक्ति और न्याय का प्रतीक रहा है। उनकी ख्याति न केवल एक महान विजेता के रूप में थी, बल्कि एक दूरदर्शी शासक और विभिन्न धर्मों व संस्कृतियों के संरक्षक के रूप में भी थी। उनके शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। हालांकि इतिहास गवाह है कि बड़े से बड़े सम्राट भी अपनी विशालता और अपनी शक्ति के मद में कभी-कभी ऐसी भूलें कर बैठते हैं, जिनका खामियाजा न केवल उन्हें बल्कि उनकी प्रजा को भी भुगतना पड़ता है।
अकबर की सबसे बड़ी भूल और फिर बीरबल द्वारा उसका चतुराई से सुधारा जाना मुगल दरबार की सबसे यादगार और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह कहानी सिर्फ एक भूल को सुधारने की नहीं, बल्कि एक सम्राट के अहंकार और एक बुद्धिमान सलाहकार की विनम्रता व दूरदर्शिता के टकराव की है, जिसने साम्राज्य का भविष्य बदल दिया। कहानी शुरू होती है उस समय से जब सम्राट अकबर अपनी विजय यात्राओं के चरम पर थे। लगातार मिल रही सफलताओं, दूरदराज के राज्यों पर आधिपत्य और अपनी प्रजा से मिल रहे अगाध प्रेम ने उनके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार को जन्म दे दिया था। उन्हें यह विश्वास होने लगा था कि उनका हर निर्णय अचूक है, उनकी सोच सर्वोपरि है और उनके ज्ञान से बढ़कर इस धरती पर और कुछ नहीं। इस अहंकारी सोच के साथ ही उनके भीतर एक और विचार पनपने लगा, धर्म की एकता। अकबर, जो स्वयं धार्मिक सहिष्णुता के प्रबल पक्षधर थे, ने दीन-ए-इलाही नामक एक नया धर्म स्थापित करने का प्रयास किया था, जिसका उद्देश्य सभी धर्मों के सर्वोत्तम सिद्धांतों को मिलाकर एक सार्वभौमिक धर्म बनाना था। यह विचार उनके नोबल इंटेंशंस का परिणाम था, लेकिन इसके पीछे उनका एक छिपा हुआ अव्यक्त अहंकार भी था, यह मानना कि वे स्वयं धर्म को परिभाषित कर सकते हैं और उनका बनाया हुआ धर्म ही अंतिम और सर्वोत्तम होगा। दीन-ए-इलाही को दरबार में बहुत कम लोगों ने स्वीकार किया था। बीरबल सहित कुछ ही दरबारी थे जिन्होंने इसे अपनाया, लेकिन यह केवल सम्राट के प्रति उनकी निष्ठा और उनके इनोवेटिव विचारों के प्रति सम्मान का प्रतीक था, न कि किसी सच्चे धार्मिक रूपांतरण का। अधिकांश दरबारी और उलेमा इसे संदिग्ध दृष्टि से देखते थे और प्रजा के बीच तो इसकी कोई पहुंच ही नहीं थी। लेकिन अकबर ने इस असफलता को अपने अहंकार पर एक चोट के रूप में लिया। उन्हें लगा कि उनकी प्रजा उनके ज्ञान और दूरदर्शिता को समझ नहीं पा रही है। इसी दौरान अकबर ने एक और बड़ा निर्णय लिया, जिसने उनकी सबसे बड़ी भूल को जन्म दिया। उन्होंने यह घोषणा की कि अब से उनके साम्राज्य में सभी कानूनी विवादों का निपटारा सीधे सम्राट द्वारा किया जाएगा और किसी भी काजी, मुफ्ती या किसी अन्य धार्मिक या पारंपरिक न्यायाधीश को इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं होगी। उनका तर्क था कि सभी काजी और मुफ्ती अपनी अपनी धार्मिक किताबों और संकीर्ण व्याख्याओं में बंधे हुए हैं और वे निष्पक्ष न्याय नहीं दे सकते। उनका मानना था कि केवल सम्राट ही अपनी दिव्य अंतर्दृष्टि और सर्वव्यापी ज्ञान से हर मामले में सच्चा और निष्पक्ष न्याय दे सकते हैं। इस घोषणा से पूरे साम्राज्य में हड़कंप मच गया। काजी और उलेमा, जो सदियों से इस्लामी कानून के संरक्षक थे, क्रोधित और भयभीत थे। हिंदू और अन्य धर्मों के न्यायाधीश भी अपनी शक्तियों से वंचित कर दिए गए थे। प्रजा, जो सदियों से अपने स्थानीय काजी या पंचायत पर भरोसा करती आई थी, अब सीधे सम्राट से न्याय पाने के लिए आगरा आने को मजबूर थी। शुरुआत में तो कुछ लोग इसे एक अच्छा बदलाव मानते थे। उन्हें लगा कि सीधे सम्राट से न्याय मिलेगा तो जल्दी और निष्पक्ष होगा। लेकिन जल्द ही यह व्यवस्था चरमराने लगी। आगरा में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ने लगी, जो अपने छोटे बड़े विवादों को लेकर न्याय मांगने आते थे। अकबर, जो एक महान सम्राट थे, लेकिन अकेले एक विशाल साम्राज्य के सभी विवादों का निपटारा नहीं कर सकते थे। वह सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण मामलों को ही सुन पाते थे। छोटे मोटे झगड़े, जमीनी विवाद, पारिवारिक कलह, चोरी डकैती के मामले सब अनसुने रह जाते थे। न्याय मिलने में देरी होने लगी। महीनों और सालों तक लोग अपने मामलों के निपटारे का इंतजार करते रहते थे। लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि उनकी सबसे बड़ी चिंता को सहारा बनाया, उन्हें सहयोग का मूल्य समझाया और फिर धीरे धीरे उनके दिल में विश्वास का बीज बोया। बीरबल, महेंद्र सिंह ने भावुक होकर कहा, तुमने वाकई मुझे एक नया रास्ता दिखाया है। मैंने हमेशा सोचा था कि मेरी शक्ति केवल मेरे हथियारों और मेरी सेना में है, लेकिन तुमने मुझे दिखाया कि सच्ची शक्ति ज्ञान साझा करने, दूसरों की मदद करने और शांति स्थापित करने में है।
मुझे यह भी एहसास हुआ कि अकबर एक महान सम्राट हैं जो केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धि और दया से भी शासन करते हैं। महेंद्र सिंह ने कुछ पल सोचा, फिर एक गहरा निर्णय लिया। बीरबल, मैं अब युद्ध नहीं चाहता। मैं अपने राज्य के लिए शांति और समृद्धि चाहता हूँ। मैं बादशाह अकबर से मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। मैं स्वयं आगरा जाकर उनसे मिलूंगा और उन्हें धन्यवाद दूंगा। यह महेंद्र सिंह के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। उनके अहंकार की दीवारें पूरी तरह ढह चुकी थीं। बीरबल का मास्टर प्लान सफल हो चुका था। उन्होंने एक ऐसे राजा का दिल जीत लिया था जिसे कोई भी सैन्य शक्ति या कूटनीति नहीं झुका पाई थी। कुछ हफ्तों बाद राजा महेंद्र सिंह अपने कुछ दरबारियों और सैनिकों के साथ आगरा की ओर निकले। इस बार वे युद्ध की तैयारी में नहीं थे, बल्कि मित्रता का हाथ बढ़ाने जा रहे थे। जब वे आगरा पहुंचे और सम्राट अकबर के दरबार में प्रस्तुत हुए तो अकबर ने उनका खुले दिल से स्वागत किया। कोई विजयी गर्व नहीं था, बल्कि एक सच्चे राजा का सम्मान था। महेंद्र सिंह ने भरे दरबार में अपनी गलती स्वीकार की और अकबर से अपने पिछले व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की दूरदर्शिता की खुलकर प्रशंसा की। दोनों राजाओं ने एक शांति और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों राज्यों के बीच व्यापार, ज्ञान और संस्कृति का आदान प्रदान शुरू हुआ। गिरनार के अद्वितीय संसाधनों तक मुगल साम्राज्य की पहुंच हुई और बदले में गिरनार को मुगल साम्राज्य के व्यापक बाजार और वैज्ञानिक ज्ञान का लाभ मिला। इस घटना ने पूरे साम्राज्य को बीरबल की अद्वितीय चतुराई और मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ का एक और प्रमाण दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि एक दुश्मन को दोस्त बनाना तलवार की धार से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, धैर्य और दूसरों की समस्याओं को हल करने की सच्ची इच्छा से होता है। बीरबल की यह चतुराई केवल एक जीत नहीं थी, बल्कि एक स्थायी शांति और समृद्ध भविष्य की नींव थी, जिसने दो राज्यों के बीच की सदियों पुरानी खाई को पाट दिया और उन्हें एक सूत्र में बांध दिया। महेंद्र सिंह अब अकबर के सबसे विश्वसनीय मित्रों में से एक थे और गिरनार राज्य मुगल साम्राज्य का एक वफादार और समृद्ध सहयोगी बन गया था। सम्राट अकबर का दरबार सदियों से ज्ञान, शक्ति और न्याय का प्रतीक रहा है। उनकी ख्याति न केवल एक महान विजेता के रूप में थी, बल्कि एक दूरदर्शी शासक और विभिन्न धर्मों व संस्कृतियों के संरक्षक के रूप में भी थी। उनके शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। हालांकि इतिहास गवाह है कि बड़े से बड़े सम्राट भी अपनी विशालता और अपनी शक्ति के मद में कभी-कभी ऐसी भूलें कर बैठते हैं जिनका खामियाजा न केवल उन्हें बल्कि उनकी प्रजा को भी भुगतना पड़ता है। अकबर की सबसे बड़ी भूल और फिर बीरबल द्वारा उसका चतुराई से सुधारा जाना मुगल दरबार की सबसे यादगार और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह कहानी सिर्फ एक भूल को सुधारने की नहीं, बल्कि एक सम्राट के अहंकार और एक बुद्धिमान सलाहकार की विनम्रता व दूरदर्शिता के टकराव की है, जिसने साम्राज्य का भविष्य बदल दिया। कहानी शुरू होती है उस समय से जब सम्राट अकबर अपनी विजय यात्राओं के चरम पर थे। लगातार मिल रही सफलताओं, दूरदराज के राज्यों पर अधिपत्य और अपनी प्रजा से मिल रहे अगाध प्रेम ने उनके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार को जन्म दे दिया था। उन्हें यह विश्वास होने लगा था कि उनका हर निर्णय अचूक है, उनकी सोच सर्वोपरि है और उनके ज्ञान से बढ़कर इस धरती पर और कुछ नहीं। इस अहंकारी सोच के साथ ही उनके भीतर एक और विचार पनपने लगा, धर्म की एकता। अकबर, जो स्वयं धार्मिक सहिष्णुता के प्रबल पक्षधर थे, ने दीन-ए-इलाही नामक एक नया धर्म स्थापित करने का प्रयास किया था, जिसका उद्देश्य सभी धर्मों के सर्वोत्तम सिद्धांतों को मिलाकर एक सार्वभौमिक धर्म बनाना था। यह विचार उनके नोबल इंटेंशंस का परिणाम था, लेकिन इसके पीछे उनका एक छिपा हुआ अव्यक्त अहंकार भी था, यह मानना कि वे स्वयं धर्म को परिभाषित कर सकते हैं
और उनका बनाया हुआ धर्म ही अंतिम और सर्वोत्तम होगा। दीन इलाही को दरबार में बहुत कम लोगों ने स्वीकार किया था। बीरबल सहित कुछ ही दरबारी थे जिन्होंने इसे अपनाया, लेकिन यह केवल सम्राट के प्रति उनकी निष्ठा और उनके इनोवेटिव विचारों के प्रति सम्मान का प्रतीक था, न कि किसी सच्चे धार्मिक रूपांतरण का। अधिकांश दरबारी और उलेमा इसे संदिग्ध दृष्टि से देखते थे और प्रजा के बीच तो इसकी कोई पहुंच ही नहीं थी। लेकिन अकबर ने इस असफलता को अपने अहंकार पर एक चोट के रूप में लिया। उन्हें लगा कि उनकी प्रजा उनके ज्ञान और दूरदर्शिता को समझ नहीं पा रही है। इसी दौरान अकबर ने एक और बड़ा निर्णय लिया, जिसने उनकी सबसे बड़ी भूल को जन्म दिया। उन्होंने यह घोषणा की कि अब से उनके साम्राज्य में सभी कानूनी विवादों का निपटारा सीधे सम्राट द्वारा किया जाएगा और किसी भी काजी, मुफ्ती या किसी अन्य धार्मिक या पारंपरिक न्यायाधीश को इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं होगी। उनका तर्क था कि सभी काजी और मुफ्ती अपनी अपनी धार्मिक किताबों और संकीर्ण व्याख्याओं में बंधे हुए हैं और वे निष्पक्ष न्याय नहीं दे सकते। उनका मानना था कि केवल सम्राट ही अपनी दिव्य अंतर्दृष्टि और सर्वव्यापी ज्ञान से हर मामले में सच्चा और निष्पक्ष न्याय दे सकते हैं। इस घोषणा से पूरे साम्राज्य में हड़कंप मच गया। काजी और उलेमा, जो सदियों से इस्लामी कानून के संरक्षक थे, क्रोधित और भयभीत थे। हिंदू और अन्य धर्मों के न्यायाधीश भी अपनी शक्तियों से वंचित कर दिए गए थे। प्रजा, जो सदियों से अपने स्थानीय काजी या पंचायत पर भरोसा करती आई थी, अब सीधे सम्राट से न्याय पाने के लिए आगरा आने को मजबूर थी। शुरुआत में तो कुछ लोग इसे एक अच्छा बदलाव मानते थे। उन्हें लगा कि सीधे सम्राट से न्याय मिलेगा तो जल्दी और निष्पक्ष होगा। लेकिन जल्द ही यह व्यवस्था चरमराने लगी। आगरा में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ने लगी, जो अपने छोटे बड़े विवादों को लेकर न्याय मांगने आते थे। अकबर, जो एक महान सम्राट थे, लेकिन अकेले एक विशाल साम्राज्य के सभी विवादों का निपटारा नहीं कर सकते थे। वह सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण मामलों को ही सुन पाते थे। छोटे मोटे झगड़े, जमीनी विवाद, पारिवारिक कलह, चोरी डकैती के मामले सब अनसुने रह जाते थे। न्याय मिलने में देरी होने लगी। महीनों और सालों तक लोग अपने मामलों के निपटारे का इंतजार करते रहते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि पूरे साम्राज्य में अराजकता फैल गई। जहां न्याय नहीं होता, वहां अपराध बढ़ते हैं। लोग अपनी समस्याओं का समाधान खुद करने लगे। कुछ ने कानून को अपने हाथ में ले लिया, कुछ ने शक्तिशाली लोगों से मदद मांगी और कुछ ने हताश होकर न्याय की उम्मीद ही छोड़ दी। व्यापार में भी बाधा आने लगी, क्योंकि व्यापारिक विवादों का निपटारा नहीं हो पा रहा था। सबसे बढ़कर प्रजा के मन में सम्राट के प्रति पहले का विश्वास कम होने लगा। उन्हें लगने लगा कि सम्राट ने उन्हें न्याय से वंचित कर दिया है। बीरबल, जो हमेशा अकबर के सबसे करीब थे, इस स्थिति को बहुत गंभीरता से देख रहे थे। उन्हें पता था कि अकबर की यह भूल, जिसे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता समझा था, वास्तव में उनके साम्राज्य की नींव को हिला रही थी। न्याय की विफलता किसी भी शासन को खोखला कर देती है। लेकिन अकबर को सीधे तौर पर यह बात समझाना मुश्किल था। उनका अहंकार इस समय चरम पर था। वे किसी भी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं थे कि उनका निर्णय गलत था। उन्हें लगता था कि लोग बस उनकी दिव्य न्याय प्रणाली को समझ नहीं पा रहे हैं। बीरबल ने एक बार अकबर से विनम्रतापूर्वक इस बारे में बात करने की कोशिश की थी। जहां पनाह, उन्होंने कहा था, न्याय की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। हर क्षेत्र की अपनी परंपराएं होती हैं और हर समुदाय के अपने नियम होते हैं। एक व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, एक साथ इतने सारे विवादों और इतनी सारी परंपराओं को समझ नहीं सकता। अकबर ने क्रोधित होकर कहा था, बीरबल, क्या तुम मेरी बुद्धि पर संदेह कर रहे हो?
क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मैं न्याय करने में सक्षम नहीं हूं? मैंने इस राज्य को अपनी तलवार के बल पर जीता है और मैं अपने ज्ञान के बल पर इसे चला सकता हूं। ये काजी और मुफ्ती संकीर्ण सोच वाले लोग हैं जो केवल अपने धर्म की किताबें पढ़ते हैं। मैं उनसे कहीं ऊपर हूं और मेरा न्याय निष्पक्ष होगा। बीरबल समझ गए कि सीधा टकराव काम नहीं करेगा। उन्हें एक ऐसी योजना बनानी होगी, एक ऐसा जाल बिछाना होगा जिसमें अकबर खुद फंसे और अपनी गलती को स्वयं पहचाने बिना किसी अपमान के। यह एक बहुत नाजुक कार्य था क्योंकि सम्राट को अपनी गलती का एहसास कराना बिना उन्हें गुस्सा दिलाए या उनका अहंकार चोट पहुंचाए लगभग असंभव था। बीरबल ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि अकबर अपनी सुबह की सैर पर जाते थे और वापस आते समय एक खास रास्ते से गुजरते थे। बीरबल ने उस रास्ते पर कुछ ऐसे साधारण लोगों को खड़ा करने का फैसला किया जिनकी समस्याएं इतनी साधारण थीं कि कोई भी उन्हें बड़ी नहीं मानता, लेकिन जिनके समाधान की आवश्यकता थी। एक सुबह जब अकबर अपनी सैर से लौट रहे थे तो उन्होंने रास्ते में 3 व्यक्तियों को देखा जो आपस में झगड़ रहे थे। अकबर आमतौर पर ऐसे छोटे मोटे झगड़ों पर ध्यान नहीं देते थे क्योंकि वे अपने बड़े मामलों में व्यस्त थे, लेकिन इस बार बीरबल ने कुछ ऐसी व्यवस्था की थी कि यह झगड़ा अकबर के रास्ते में ही हो। एक व्यक्ति चीख रहा था, यह मेरा रास्ता है। मैं यहां से जा रहा था और इसने मुझे रोका। दूसरा कह रहा था, नहीं, यह मेरा रास्ता है। मैं तो यहीं खड़ा था और यह मुझसे टकराया। तीसरा, जो उन दोनों से थोड़ा दूर खड़ा था, कह रहा था, तुम दोनों गलत हो। यह तो मेरा ही रास्ता है और तुम दोनों मेरे रास्ते में खड़े हो। अकबर रुके। उन्हें गुस्सा आया। क्या मूर्खता है यह, उन्होंने कहा। यह एक मामूली रास्ता है और तुम तीनों इस पर झगड़ रहे हो। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, जाओ और अपने रास्ते जाओ। तीनों व्यक्ति तुरंत बीरबल की ओर देखने लगे, जिन्होंने उन्हें पहले ही समझा रखा था कि क्या करना है। बीरबल ने तीनों को इशारा किया। पहला व्यक्ति, जो एक किसान था, अकबर के सामने आया और बोला, जहांपनाह, यह मामूली रास्ता नहीं है। यह मेरे खेत की ओर जाने वाला एकमात्र रास्ता है। अगर मैं इस रास्ते से नहीं गया तो मेरे खेत पर पानी नहीं पहुंचेगा और मेरी फसल सूख जाएगी। दूसरा व्यक्ति, जो एक कुम्हार था, बोला, जहांपनाह, यह मेरे गांव का रास्ता है। अगर मैं इस रास्ते से नहीं गया तो मैं अपने मिट्टी के बर्तन बेचने बाजार नहीं पहुंच पाऊंगा और मेरे बच्चे भूखे मरेंगे। तीसरा व्यक्ति, जो एक बूढ़ा चरवाहा था, बोला, जहांपनाह, यह मेरी भेड़ों को चराने ले जाने का रास्ता है। अगर मैं इस रास्ते से नहीं गया तो मेरी भेड़ें भूखी मर जाएंगी और मैं उन्हें बचा नहीं पाऊंगा। अकबर हैरान थे। उन्हें लगा था कि यह एक मामूली झगड़ा है, लेकिन तीनों व्यक्तियों ने अपनी अपनी मजबूरियां बताईं जो उनके जीवन मरण का सवाल थीं। अकबर ने उन्हें देखा और उन्हें महसूस हुआ कि वे सभी सही कह रहे थे अपने अपने दृष्टिकोण से। लेकिन एक ही रास्ते पर तीनों का अधिकार कैसे हो सकता है? और यह रास्ता जो उन्हें इतना मामूली लग रहा था, इन लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया था? अकबर ने उन्हें कुछ देर देखा। उनके मन में उलझन पैदा हुई। यह समस्या उनके किसी भी शाही फरमान या धार्मिक ग्रंथ से हल होने वाली नहीं थी। इसमें किसी बड़े कानून की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि सामान्य समझ और मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। वे कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्हें कोई स्पष्ट समाधान नहीं सूझा। ठीक है, अकबर ने अंततः कहा, बीरबल, तुम इन तीनों की समस्या सुलझाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक ही रास्ते पर तीनों कैसे चल सकते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए तीनों को अपने पास बुलाया। देखो भाइयों, बीरबल ने कहा, तुम तीनों का दावा सही है
और तुम तीनों को इस रास्ते की आवश्यकता है। तो क्यों न ऐसा करें किसान भाई, तुम सुबह सबसे पहले अपने खेत पर जाओ जब बाकी लोग सो रहे हों। चरवाहे भाई, तुम किसान के बाद अपनी भेड़ों को लेकर जाओ जब तक किसान अपने खेत पर पहुंच जाएं। और कुम्हार भाई, तुम दिन में बाजार जाओ जब बाकी दोनों अपने काम में व्यस्त हों। इस तरह तुम तीनों एक ही रास्ते का उपयोग कर पाओगे और किसी को कोई समस्या नहीं होगी। तीनों व्यक्तियों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह एक साधारण व्यावहारिक समाधान था जो तीनों के हित में था। उन्होंने बीरबल को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने अपने रास्ते चले गए। अकबर यह सब देख रहे थे। उन्हें पहले तो राहत मिली कि समस्या सुलझ गई, लेकिन फिर उनके मन में एक गहरी आत्मचिंतन की लहर दौड़ गई। उन्होंने सोचा, यह कितनी साधारण समस्या थी, लेकिन मैं इसे सुलझा नहीं पाया। मैं जो खुद को सभी ज्ञान का स्रोत समझता था, एक मामूली रास्ते के झगड़े को भी हल नहीं कर सका। और बीरबल ने कितनी आसानी से, बिना किसी बड़े कानून या शाही फरमान के, केवल सामान्य समझ और व्यावहारिक दृष्टिकोण से इसे सुलझा दिया। अगर मैं ऐसी छोटी सी समस्या को हल नहीं कर सकता, तो मैं इतने बड़े साम्राज्य के लाखों विवादों को कैसे हल कर सकता हूं? इसका परिणाम यह हुआ कि पूरे साम्राज्य में अराजकता फैल गई। जहां न्याय नहीं होता, वहां अपराध बढ़ते हैं। लोग अपनी समस्याओं का समाधान खुद करने लगे। कुछ ने कानून को अपने हाथ में ले लिया, कुछ ने शक्तिशाली लोगों से मदद मांगी और कुछ ने हताश होकर न्याय की उम्मीद ही छोड़ दी। व्यापार में भी बाधा आने लगी, क्योंकि व्यापारिक विवादों का निपटारा नहीं हो पा रहा था। सबसे बढ़कर प्रजा के मन में सम्राट के प्रति पहले का विश्वास कम होने लगा। उन्हें लगने लगा कि सम्राट ने उन्हें न्याय से वंचित कर दिया है। बीरबल, जो हमेशा अकबर के सबसे करीब थे, इस स्थिति को बहुत गंभीरता से देख रहे थे। उन्हें पता था कि अकबर की यह भूल, जिसे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता समझा था, वास्तव में उनके साम्राज्य की नींव को हिला रही थी। न्याय की विफलता किसी भी शासन को खोखला कर देती है। लेकिन अकबर को सीधे तौर पर यह बात समझाना मुश्किल था। उनका अहंकार इस समय चरम पर था। वे किसी भी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं थे कि उनका निर्णय गलत था। उन्हें लगता था कि लोग बस उनकी दिव्य न्याय प्रणाली को समझ नहीं पा रहे हैं। बीरबल ने एक बार अकबर से विनम्रतापूर्वक इस बारे में बात करने की कोशिश की थी। जहां पनाह उन्होंने कहा था, न्याय की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। हर क्षेत्र की अपनी परंपराएं होती हैं और हर समुदाय के अपने नियम होते हैं। एक व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, एक साथ इतने सारे विवादों और इतनी सारी परंपराओं को समझ नहीं सकता। अकबर ने क्रोधित होकर कहा था, बीरबल, क्या तुम मेरी बुद्धि पर संदेह कर रहे हो? क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मैं न्याय करने में सक्षम नहीं हूं? मैंने इस राज्य को अपनी तलवार के बल पर जीता है और मैं अपने ज्ञान के बल पर इसे चला सकता हूं। ये काजी और मुफ्ती संकीर्ण सोच वाले लोग हैं जो केवल अपने धर्म की किताबें पढ़ते हैं। मैं उनसे कहीं ऊपर हूं और मेरा न्याय निष्पक्ष होगा। बीरबल समझ गए कि सीधा टकराव काम नहीं करेगा। उन्हें एक ऐसी योजना बनानी होगी, एक ऐसा जाल बिछाना होगा जिसमें अकबर खुद फंसे और अपनी गलती को स्वयं पहचाने, बिना किसी अपमान के। यह एक बहुत नाजुक कार्य था, क्योंकि सम्राट को अपनी गलती का एहसास कराना बिना उन्हें गुस्सा दिलाए या उनका अहंकार चोट पहुंचाए लगभग असंभव था। बीरबल ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि अकबर अपनी सुबह की सैर पर जाते थे और वापस आते समय एक खास रास्ते से गुजरते थे। बीरबल ने उस रास्ते पर कुछ ऐसे साधारण लोगों को खड़ा करने का फैसला किया, जिनकी समस्याएं इतनी साधारण थीं कि कोई भी उन्हें बड़ी नहीं मानता, लेकिन जिनके समाधान की आवश्यकता थी।
एक सुबह जब अकबर अपनी सैर से लौट रहे थे तो उन्होंने रास्ते में 3 व्यक्तियों को देखा जो आपस में झगड़ रहे थे। अकबर आमतौर पर ऐसे छोटे मोटे झगड़ों पर ध्यान नहीं देते थे क्योंकि वे अपने बड़े मामलों में व्यस्त थे, लेकिन इस बार बीरबल ने कुछ ऐसी व्यवस्था की थी कि यह झगड़ा अकबर के रास्ते में ही हो। एक व्यक्ति चीख रहा था, यह मेरा रास्ता है, मैं यहां से जा रहा था और इसने मुझे रोका। दूसरा कह रहा था, नहीं, यह मेरा रास्ता है, मैं तो यहीं खड़ा था और यह मुझसे टकराया। तीसरा, जो उन दोनों से थोड़ा दूर खड़ा था, कह रहा था, तुम दोनों गलत हो, यह तो मेरा ही रास्ता है और तुम दोनों मेरे रास्ते में खड़े हो। अकबर रुके। उन्हें गुस्सा आया। क्या मूर्खता है यह, उन्होंने कहा, यह एक मामूली रास्ता है और तुम तीनों इस पर झगड़ रहे हो। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, जाओ और अपने रास्ते जाओ। तीनों व्यक्ति तुरंत बीरबल की ओर देखने लगे, जिन्होंने उन्हें पहले ही समझा रखा था कि क्या करना है। बीरबल ने तीनों को इशारा किया। पहला व्यक्ति, जो एक किसान था, अकबर के सामने आया और बोला, जहां पनाह, यह मामूली रास्ता नहीं है, यह मेरे खेत की ओर जाने वाला एकमात्र रास्ता है। अगर मैं इस रास्ते से नहीं गया तो मेरे खेत पर पानी नहीं पहुंचेगा और मेरी फसल सूख जाएगी। दूसरा व्यक्ति, जो एक कुम्हार था, बोला, जहां पनाह, यह मेरे गांव का रास्ता है, अगर मैं इस रास्ते से नहीं गया तो मैं अपने मिट्टी के बर्तन बेचने बाजार नहीं पहुंच पाऊंगा और मेरे बच्चे भूखे मरेंगे। तीसरा व्यक्ति, जो एक बूढ़ा चरवाहा था, बोला, जहां पनाह, यह मेरी भेड़ों को चराने ले जाने का रास्ता है, अगर मैं इस रास्ते से नहीं गया तो मेरी भेड़ें भूखी मर जाएंगी और मैं उन्हें बचा नहीं पाऊंगा। अकबर हैरान थे। उन्हें लगा था कि यह एक मामूली झगड़ा है, लेकिन तीनों व्यक्तियों ने अपनी अपनी मजबूरियां बताईं जो उनके जीवन मरण का सवाल थीं। अकबर ने उन्हें देखा और उन्हें महसूस हुआ कि वे सभी सही कह रहे थे अपने अपने दृष्टिकोण से, लेकिन एक ही रास्ते पर तीनों का अधिकार कैसे हो सकता है? और यह रास्ता जो उन्हें इतना मामूली लग रहा था, इन लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया था? अकबर ने उन्हें कुछ देर देखा। उनके मन में उलझन पैदा हुई। यह समस्या उनके किसी भी शाही फरमान या धार्मिक ग्रंथ से हल होने वाली नहीं थी। इसमें किसी बड़े कानून की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि सामान्य समझ और मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। वे कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्हें कोई स्पष्ट समाधान नहीं सूझा। ठीक है, अकबर ने अंततः कहा, बीरबल, तुम इन तीनों की समस्या सुलझाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक ही रास्ते पर तीनों कैसे चल सकते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए तीनों को अपने पास बुलाया। देखो भाइयों, बीरबल ने कहा, तुम तीनों का दावा सही है और तुम तीनों को इस रास्ते की आवश्यकता है। तो क्यों न ऐसा करें, किसान भाई, तुम सुबह सबसे पहले अपने खेत पर जाओ जब बाकी लोग सो रहे हों। चरवाहे भाई, तुम किसान के बाद अपनी भेड़ों को लेकर जाओ जब तक किसान अपने खेत पर पहुंच जाएं। और कुम्हार भाई, तुम दिन में बाजार जाओ जब बाकी दोनों अपने काम में व्यस्त हों। इस तरह तुम तीनों एक ही रास्ते का उपयोग कर पाओगे और किसी को कोई समस्या नहीं होगी। तीनों व्यक्तियों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह एक साधारण व्यावहारिक समाधान था जो तीनों के हित में था। उन्होंने बीरबल को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने अपने रास्ते चले गए। अकबर यह सब देख रहे थे। उन्हें पहले तो राहत मिली कि समस्या सुलझ गई, लेकिन फिर उनके मन में एक गहरी आत्मचिंतन की लहर दौड़ गई। उन्होंने सोचा, यह कितनी साधारण समस्या थी, लेकिन मैं इसे सुलझा नहीं पाया। मैं जो खुद को सभी ज्ञान का स्रोत समझता था, एक मामूली रास्ते के झगड़े को भी हल नहीं कर सका। और बीरबल ने कितनी आसानी से, बिना किसी बड़े कानून या शाही फरमान के,
केवल सामान्य समझ और व्यावहारिक दृष्टिकोण से इसे सुलझा दिया। अगर मैं ऐसी छोटी सी समस्या को हल नहीं कर सकता तो मैं इतने बड़े साम्राज्य के लाखों विवादों को कैसे हल कर सकता हूँ। बीरबल ने देखा कि अकबर के चेहरे पर अब अहंकार की जगह एक गहरी विनम्रता और समझ का भाव था। उन्होंने सही समय देखकर अपनी बात रखी। जहां पनाह, उन्होंने विनम्रता से कहा, यह दुनिया ऐसे ही अनगिनत छोटे छोटे विवादों से बनी है। हर विवाद की अपनी एक पृष्ठभूमि होती है, अपनी एक मानवीय कहानी होती है। एक सम्राट के लिए यह संभव नहीं कि वह इन सभी सूक्ष्मताओं को समझे। इसके लिए हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो स्थानीय रीति रिवाजों को जानते हों, जो लोगों की भाषा और उनकी समस्याओं को करीब से समझते हों। अकबर ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना। उनके मन में अब कोई क्रोध या प्रतिवाद नहीं था। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी भूल को स्वयं पहचान लिया था। तुम सही कहते हो बीरबल, अकबर ने धीमी, चिंतनशील आवाज में कहा। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने सोचा था कि मेरी बुद्धि ही काफी है और मैंने अपने लोगों को उनके न्याय से वंचित कर दिया। यह एक भयानक भूल थी जिसने मेरे साम्राज्य में अराजकता फैलाई और मेरी प्रजा को कष्ट दिया। अकबर ने एक गहरी सांस ली। बीरबल, तुमने मुझे आज एक ऐसा पाठ पढ़ाया है जो मेरी सभी जीत से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक सम्राट की सबसे बड़ी शक्ति उसके ज्ञान में नहीं, बल्कि उसकी प्रजा के प्रति उसकी समझ, उसकी विनम्रता और दूसरों से सीखने की उसकी इच्छा में होती है। न्याय केवल कानूनों का पालन करने में नहीं, बल्कि लोगों की वास्तविकताओं को समझने और उनके बीच सद्भाव स्थापित करने में होता है। उसी दिन अकबर ने दरबार में एक नई घोषणा की। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था और उनकी पिछली घोषणा एक बड़ी भूल थी। उन्होंने तुरंत सभी काजियों, मुफ्तियों और स्थानीय न्यायाधीशों को उनकी शक्तियां वापस लौटा दीं और उन्हें आदेश दिया कि वे अपनी अपनी जगहों पर निष्पक्ष और त्वरित न्याय करें। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि हर समुदाय के लोग अपनी परंपराओं के अनुसार न्याय पा सकें। अकबर ने बीरबल को धन्यवाद दिया। बीरबल, तुमने मेरे साम्राज्य को एक बड़े संकट से बचाया है। तुमने मुझे मेरी सबसे बड़ी भूल से अवगत कराया और मुझे सही रास्ता दिखाया। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और तुम्हारी विनम्रता ही इस साम्राज्य की सच्ची शक्ति है। इस घटना के बाद अकबर एक अधिक विनम्र और समझदार शासक बन गए। उन्होंने फिर कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया और हमेशा अपने सलाहकारों की बात ध्यान से सुनी। साम्राज्य में फिर से शांति और व्यवस्था स्थापित हो गई और प्रजा को न्याय मिलने लगा। अकबर की यह भूल, जिसे बीरबल ने अपनी चतुराई और दूरदर्शिता से सुधारा, हमेशा के लिए मुगल इतिहास में एक महत्वपूर्ण सबक बन गई कि सच्चा ज्ञान विनम्रता में निहित है और सबसे बड़ी भूल को भी सही समय पर पहचानकर सुधारा जा सकता है, बशर्ते कि व्यक्ति में सीखने और स्वीकार करने की इच्छा हो। बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल अकबर की सबसे बड़ी भूल सुधारी, बल्कि उन्हें एक बेहतर सम्राट बनने में भी मदद की, जिसने आगे चलकर एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण किया जो न्याय और सहिष्णुता के लिए जाना जाता है।